फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का हेल्प करके जब आप लोग ये पता लगाते हो, ठीक है, अगर मान लो आपने कोई एनालिटिकल टेक्निक यूज करी, आपने कुछ टेस्ट परफॉर्म किए और उस टेस्ट के बाद अगर आप लोग को ये पता चल गया कि ये तीनों है कौन से, जैसे मान लीजिए आपने कोई टेस्ट परफॉर्म किया और फिर आप लोग को पता चला कि अच्छा ये वाला जो है ए है, ये वाला बी है और ये वाला सी है, ठीक है, मतलब इन तीनों का नाम ये निकला। तो यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे आपने पता लगाया कि ये जो तीनों कंपोनेंट है ये है कौन से। तो इस टेस्ट को हम लोग बोलते हैं क्वालिटेटिव टेस्ट या फिर क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस में क्या होता है, ये हमारी ऐसी टाइप की एनालिसिस होती है जिसमें हम लोग जो भी कंपोनेंट हमारे सैंपल में प्रेजेंट है, जैसे मान लो ये सैंपल है, सैंपल में मान लो ये तीनों कंपोनेंट है, तो ये तीनों है कौन से, यानी इनको हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, पता लगाते हैं कि है कौन से। जैसे मान लो एग्जांपल के लिए किसी अगर मान लो कोई सैंपल है और उसमें अगर मान लो फिनॉल प्रेजेंट है, तो फिनॉल का पता लगाने के लिए आप लोग क्या करोगे, फेरिक क्लोराइड टेस्ट परफॉर्म करोगे, ठीक है। तो फेरिक क्लोराइड टेस्ट जैसे आप लोग परफॉर्म करोगे तो अगर उसका कलर वॉयलेट या ब्लू आ रहा है तो इसका मतलब कंफर्म हो जाएगा कि फिनॉल हमारा प्रेजेंट है। तो ये हो जाता है हमारा क्वालिटेटिव एनालिसिस। अब अगर हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग बात करें अपने सेकंड जो है अपने क्वांटिटेटिव एनालिसिस के बारे में, तो देखो इसमें हम लोग सिंपली क्या करते हैं, इसमें जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसमें हम लोग पता लगाते हैं अपने सैंपल की क्वांटिटी का। अब ये समझो, जैसे मान लो इस सैंपल में ये तीन कंपोनेंट्स है, अब अगर आप लोग को ये नहीं पता था कि ये तीनों है कौन से, तो आपने ये पता लगाया कि ये तीनों है कौन से, तो क्या पता लगा कि ये वाला ए है, ये वाला बी है, ये वाला सी है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया क्वालिटेटिव एनालिसिस। अब यहाँ पे मान लीजिए आपने कुछ और टेस्ट परफॉर्म किए और कुछ और टेस्ट परफॉर्म करने के बाद आप लोग को ये पता चला कि अच्छा ये जो ए वाला है ये 20 ml है, बी वाला इस सैंपल में 10 ml है और सी वाला 30 ml है। तो जब आपने यहाँ पे किसी टेस्ट को परफॉर्म करके यहाँ पे इन जो सैंपल ये जो कंपोनेंट प्रेजेंट है इनकी क्वांटिटी का पता लगाया, क्वांटिटी मतलब अमाउंट, मात्रा कि कितने अमाउंट में, तो ये चीज हमारा हो जाता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस में क्या होता है कि हम लोग यहाँ पे एग्जैक्ट अमाउंट या फिर कंसंट्रेशन मेजर करते हैं। कंसंट्रेशन क्या होता है अभी हम लोग इसको भी देखेंगे, बट अभी आप लोग सिंपली समझो कि इसमें हम लोग अमाउंट का पता लगाते हैं कि जो भी हमारा सैंपल है इसमें जो भी कंपोनेंट प्रेजेंट है ये कितने कितने अमाउंट में है, इसका पता हम लोग लगाते हैं अपनी क्वांटिटेटिव एनालिसिस में, ठीक है। तो इसका एग्जांपल भी हो जाता है, जैसे इसको हम लोग देखेंगे अपने लिमिट टेस्ट में। बाकी अभी के लिए आप लोग सिंपली समझो कि मान लो किसी में अगर हमें क्लोराइड का पता लगाना है, किसी सैंपल में क्लोराइड है और हमें उसका पता लगाना है, तो हम लोग यहाँ पे सिल्वर, ठीक है, तो सिल्वर बेसिकली कह सकते हो हमारे सिल्वर नाइट्रेट से उसकी रिएक्शन करा के हम लोग यहाँ पे पता लगा लेते हैं, ठीक है। सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन करेंगे तो हमारा सिल्वर क्लोराइड बन जाता है और हम लोग यहाँ पे उसको वेट करके पता लगा लेते हैं। तो देखो अब ये एग्जांपल, इसमें ज्यादा दिमाग मत लगाओ, ठीक है। आप लोग बस इस कॉन्सेप्ट को समझो, ये थोड़ा समझ में नहीं आया होगा अभी आप लोग को, बट लिमिट टेस्ट में आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो ये हमारा हो जाता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। आई होप कि आप लोग को एक बेसिक समझ में आ गया होगा। बाकी देखिए अब अगर हम लोग यहाँ पे अपने स्कोप ऑफ फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की बात करें कि आखिर जो देखो स्कोप का मतलब है कि इसका यूज कहाँ होता है, आखिर फार्मास्यूटिकल एनालिसिस हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं, हमारे किस काम का। तो आप ये समझो कि भाई इसका यूज ना हमारी बहुत सारी फील्ड में होता है। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे बात करें फूड इंडस्ट्रीज में, तो जैसे जो भी खाना आप लोग खाते हो, ठीक है, तो भाई जो खाना है जैसे मान लो जो पैकेज्ड फूड इंडस्ट्री होती है जहाँ पे पैकेज्ड फूड बनता है, तो वो जो पैकेज फूड बनके तैयार हुआ है वो सेफ है कि नहीं है, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उसमें कोई मिलावट तो नहीं है, तो उसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अपने फार्मास्यूटिकल एनालिटिकल टेक्निक का यूज करते हैं। फिर कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज की बात करें तो देखिए कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज में भी जैसे क्रीम, लोशन, मान लो जो भी चीजें शैम्पू वगैरह परफ्यूम है, तो वहां पे उनकी भी जो भाई आप लोग जो क्रीम लगा रहे हो उसमें कोई मिलावट, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए ना, उसमें कोई हार्मफुल केमिकल्स नहीं होने चाहिए। तो उन सारी चीजों को टेस्ट हम लोग अपने एनालिटिकल टेक्निक्स का यूज करके करते हैं। फिर डिजीज डायग्नोसिस की बात करें तो यहाँ पे भी देखो जैसे मान लो आप लोगों को बीमारी है, तो क्या होता है आप लोग जब हॉस्पिटल में जाते हो तो आप लोग का चेकिंग होता है ना, आप लोग अपना ब्लड टेस्ट कराते हो, तो ये जो ब्लड टेस्ट वगैरह भी होता है इसमें भी क्या होता है कि हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं, हम लोग अपने ब्लड की एनालिसिस कर रहे हैं, तो वो भी हमारा इसी का कह सकते हो स्कोप हो जाता है। फिर फार्मिंग में भी अगर हम लोग बात करें तो जैसे मान लो मिट्टी है, सॉइल है, ठीक है, और बहुत सारे पेस्टिसाइड्स होते हैं, है ना, खाद होती है, तो वो सारी चीजें जैसे जो भी हमारा पेस्टिसाइड्स वगैरह हैं, ठीक है, जो भी चीजें तो वो अच्छी क्वालिटी की हैं कि नहीं है, तो उसका भी पता हम लोग यहाँ पे इसी टेक्निक्स का यूज करके लगाते हैं। फिर केमिकल रिसर्च की बात करें तो देखो बहुत सारे हमारे ऐसे कह सकते हो जो एपीआई होता है, ड्रग होता है, ड्रग, ठीक है, मान लो दवाई है, तो दवा का जो केमिकल स्ट्रक्चर है वो कैसा है, उसमें कौन कौन सी क्या केमिकल प्रॉपर्टी है दवा की, वो भी हम लोग यहाँ पे इसी से पता लगाते हैं। फिर मेडिकल एंड बायोलॉजिकल रिसर्च में भी बात करें तो देखो बायोलॉजिकल मतलब वही जैसे हमारी बॉडी से रिलेटेड, अब जैसे हमारी बॉडी में क्या होता है कि हमारी बॉडी में जैसे ब्लड है, मान लो ब्लड का टेस्ट हो गया, यूरिन का टेस्ट हो गया, ये सारी चीजें भी हम लोग यहाँ पे इसी के स्कोप से पता लगाते हैं। और क्वालिटी कंट्रोल, देखो क्वालिटी कंट्रोल का मतलब होता है कि देखो नाम से समझो तो किसी चीज की क्वालिटी को कंट्रोल करना, मतलब कि उसकी क्वालिटी को मेंटेन करना। तो जैसे दवा होती है, जो भी दवा है, तो आप लोग जब उसको चेक करते हो, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस परफॉर्म करते हो, तो आप लोग को यही तो पता लगता है कि वो दवा कैसी है, उसकी क्वालिटी कैसी है, उसकी सेफ्टी कैसी है। तो ये सारी चीजें हमारी क्वालिटी कंट्रोल के अंदर आ जाती हैं। तो देखो ये सारी चीजें हमारी स्कोप ऑफ फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के अंदर आ जाती हैं। तो देखिए यहाँ पे अभी तक हमने समझा अपने फार्मास्यूटिकल एनालिसिस को, और अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने मेन टॉपिक के बारे में। देखो ये चीज समझना जरूरी था क्योंकि यहाँ से हमें एक इंट्रोडक्शन मिल चुका है कि यार फार्मास्यूटिकल एनालिसिस है क्या। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने वेरियस टेक्निक्स ऑफ एनालिसिस के बारे में कि कौन कौन सी एनालिटिकल टेक्निक हम लोग यहाँ पे अपने फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में यूज करते हैं। तो देखिए जैसा कि हमने अभी तक बात करी कि जो हमारी एनालिसिस होती है उसमें हम लोग यहाँ पे बहुत सारे टेक्निक्स या फिर मेथड्स का यूज करते हैं। तो ये कौन कौन से मेथड्स और टेक्निक्स होते हैं जिनका हम लोग यहाँ पे बेसिकली यूज करते हैं और कौन कौन से हमें अपने सिलेबस में पढ़ने हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे इन सारे मेथड्स को थोड़ा सा देखना चाहें तो देखिए इस हमें हमारे यहाँ पे बेसिकली दो टाइप के मेथड्स हमें देखने को मिलते हैं। पहला होता है हमारे यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटल मेथड, यानी कि जिसमें हम लोग यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करते हैं, एंड दूसरा हमारे यहाँ पे आ जाता है नॉन इंस्ट्रूमेंटल मेथड। देखिए दोनों नाम से क्लियर है, बहुत ही सिंपल है। नॉन इंस्ट्रूमेंटल मतलब इसमें हम लोग इंस्ट्रूमेंट्स का यूज नहीं करेंगे, और इनको हम लोग यहाँ पे ट्रेडिशनल मेथड भी बोल सकते हैं, यानी कि ये हमारे क्लासिकल या फिर जो है काफी लंबे टाइम से यूज होने वाले मेथड्स चले आ रहे हैं, जो कि हम लोग बहुत पहले से यूज करते हुए आ रहे हैं। और इंस्ट्रूमेंटल यानी कि ये हमारे कुछ एडवांस मेथड है जिनका यूज हम लोग यहाँ पे आज के दिन में ज्यादा करते हैं। अब देखिए यहाँ पे आप लोग को थोड़ा सा रफ सा दिख रहा होगा, लेकिन आप लोग नोट्स में देखोगे तो आप लोग को बहुत अच्छे से दिख जाएगा, बहुत ही क्लियर मिल जाएगा, ठीक है, तो आप लोग परेशान मत होइए। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप एक चीज समझना कि जो आप लोग का सिलेबस दे रखा है ना फर्स्ट सेम एनालिसिस का, इसमें आप लोग को मेनली अपने नॉन इंस्ट्रूमेंटल मेथड के बारे में ही पढ़ना है। और इंस्ट्रूमेंटल में हम लोग बात करें तो जो हमारा इलेक्ट्रो एनालिटिकल मेथड है, जिसके अंदर हमारा यहाँ पे कंडक्टोमेट्री आ गया, हमारा पोटेंशियोमेट्री आ गया, ठीक है, और पोलैरोग्राफी आ गया, तो इन तीनों के बारे में ही आप लोग को पढ़ना है। बाकी जो आप लोग को है जैसे कि हमारा स्पेक्ट्रल एनालिसिस हो गया, क्रोमेटोग्राफी हो गई, ये सारी चीजें आप लोग को बेसिकली इन दोनों को आप लोग को 7th सेम में पढ़ना है, और फर्स्ट सेम में आप लोग को इन्हीं सारे टॉपिक के बारे में ज्यादा पढ़ना है, जिसके अंदर हमारा बेसिकली टाइट्रेशन आ जाता है। तो देखिए अब इन सभी को एक एक करके थोड़ा सा देखते हैं। जैसे इंस्ट्रूमेंट, सबसे पहले नॉन इंस्ट्रूमेंटल को देखते हैं। तो नॉन इंस्ट्रूमेंटल मेथड का नाम से क्लियर है कि इसमें क्या होता है, इसमें हमें किसी भी एडवांस इंस्ट्रूमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ये हमारी मेनली जो है लैबोरेटरी ग्लासवेयर, जैसे
कि हमारे ब्यूरेट्स वगैरह हो गए, पिपेट्स, बैलेंसेस, मतलब कि देखो जो लैब में हमारे जो ग्लास वगैरह होते हैं, ब्यूरेट वगैरह होते हैं, उन्हीं का यूज करके हम लोग यहाँ पे नॉन इंस्ट्रूमेंटल मेथड में एनालिसिस को परफॉर्म करते हैं। बाकी दे डिपेंड ऑन विजिबल फिजिकल चेंजेस सच एज कलर चेंज और फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट। अब देखो इन सभी चीजों को बहुत डिटेल में सेकंड यूनिट से हम लोग डिस्कस करेंगे। बाकी आप लोग सिंपली समझो कि यहाँ पे क्या होता है, हम लोग अपनी आंखों से देख के ही पता लगाते हैं। जैसे इसमें या तो कुछ कलर चेंज हो जाता है या तो कुछ मतलब प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाता है, और उसी के बेसिस पे हम लोग पता लगाते हैं कि हमारा जो टाइट्रेशन है या फिर हमारा जो रिजल्ट है वो यहाँ पे आ गया है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो इसके अंदर भी हमारे दो मेथड होते हैं। पहला होता है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस और दूसरा होता है हमारे यहाँ पे ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। तो अगर हम लोग यहाँ पे वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस की बात करें तो देखो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि इसमें क्या होता है, वॉल्यूम अपना मेजर रोल प्ले करता है। मतलब सिंपली समझो कि ये हमारा क्या होता है, इसमें हमारे लिक्विड इन्वॉल्व होते हैं, तो इसमें वॉल्यूम मेजर रोल प्ले करता है। जैसे यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारा एक होता है टाइट्रेंट जिसका कंसंट्रेशन हमें पता होता है, यानी टाइट्रेंट ऐसा सोल्यूशन होता है जिसका अमाउंट हमें पता होता है, और जो एनालाइट होता है ये हमारा वो सोल्यूशन होता है जिसका अमाउंट हमें पता लगाना होता है। मतलब इसकी कंसंट्रेशन हमें पता लगानी होती है कि कितने कितने अमाउंट में है, और इसको हम लोग पता कैसे लगाते हैं, इसी टाइट्रेंट की हेल्प से। मतलब सिंपल सी बात है, एक हमारा नोन सोल्यूशन होता है, एक अननोन होता है, और इस नोन यानी जिसके बारे में हमें पहले से सारी चीजें पता है, इसकी हेल्प से हम लोग यहाँ पे इस अननोन वाले को भी पता लगा लेते हैं। जैसे कि बाई कैलकुलेटिंग, इसमें क्या होता है और पता कैसे लगाते हैं, बहुत सिंपली अगर आप लोग समझो, वैसे तो आप लोग को ज्यादा नहीं समझ में आएगा, सेकंड यूनिट में बहुत डिटेल में देखेंगे, बट फिर भी अगर आप लोग शॉर्ट में समझो, बाय कैलकुलेटिंग वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट वी फाइंड आउट द वॉल्यूम अमाउंट ऑफ एनालिट। यानी कि यहाँ पे क्या होता है, जो टाइट्रेंट यानी कि जो हमारा नोन वाला सोल्यूशन होता है, इसका कितना वॉल्यूम कंज्यूम हुआ। जैसे हम लोग टाइट्रेशन करते हैं तो इसका वॉल्यूम कंज्यूम होता है। ये देखो ये सारी चीजें बहुत डिटेल में देखेंगे, अभी बस समझ लो, ठीक है, कि इसका वॉल्यूम कितना कंज्यूम होता है, उसको मेजर करके हम लोग इसका वॉल्यूम पता लगा लेते हैं। तो ये हमारा सिंपल सी वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस हो जाती है, और इसी के अंदर हमारे सारे टाइट्रेशन आ जाते हैं। जैसे कि हमारा एसिड बेस टाइट्रेशन, तो देखो एसिड बेस का मतलब इसमें हमारे एसिड बेस होते हैं, रिडॉक्स टाइट्रेशन मतलब कि हमारे इसके अंदर कुछ रिडॉक्स रिएक्शन होती है, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन मतलब इसके अंदर हमारा कुछ प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक मतलब इसके अंदर हमारे कुछ कॉम्प्लेक्स फॉर्म होते हैं। तो ये सारे हमारे जितने भी टाइट्रेशन है ये हमारी वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के अंदर आ जाते हैं। अब दूसरा हमारा नॉन इंस्ट्रूमेंटल मेथड के अंदर आ जाता है ग्रेविमेट्री। तो देखिए अब ये ग्रेविमेट्री क्या होता है, जैसे यहाँ पे देखो वॉल्यूमेट्री में हम लोग यहाँ पे लिक्विड का कैसे तो यूज करते हैं, तो वॉल्यूम मेजर रोल प्ले करता है, और ग्रेविमेट्री में क्या होता है कि हम लोग यहाँ पे एक सॉलिड मास जो है ऑब्टेन करते हैं एट लास्ट में। मतलब हम लोग यहाँ पे हमें लास्ट में एक सॉलिड मिलता है, तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली मास का मेजरमेंट करते हैं। जैसे वॉल्यूमेट्री में सिंपल सी बात है, हम लोग वॉल्यूम मेजर करेंगे, और ग्रेविमेट्री में हम लोग यहाँ पे मास को मेजर करेंगे। अब देखो वॉल्यूम मास थोड़ा समझना, वॉल्यूम हम लोग लिक्विड के केस में बोलते हैं और मास हम लोग यहाँ पे सॉलिड के केस में बोलते हैं, तो बस इतना ही डिफरेंस होता है। और बाकी ये हमारा नॉन इंस्ट्रूमेंटल मेथड होता है। जैसे वॉल्यूमेट्री में हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि हम लोग डिटरमाइन करते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बाय मेजरिंग द वॉल्यूम ऑफ रीजन रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ रिएक्शन। तो वही चीज है कि कितना वॉल्यूम हमारा टाइट्रेंट का लगा उसको मेजर करके हम लोग यहाँ पे पता लगा लेते हैं। और बाकी वही चीज है कि इट इज बेस्ड ऑन टाइट्रेशन वेयर एन इंडिकेटर सोच द एंड पॉइंट, और यहाँ पे हमारा इंडिकेटर वगैरह होता है, इन सबको बहुत डिटेल में सेकंड यूनिट से हम लोग देखेंगे। ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस की हम लोग बात करें तो इसमें क्या होता है कि हमारा जो एनालाइट है इसको हम लोग यहाँ पे स्टेबल प्योर सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, उसके बाद इसको फिल्टर ड्राई करके वेट कर लेते हैं, और वेट करके हम लोग यहाँ पे क्या होता है, वेट करके हम लोग पता लगा लेते हैं कि कितना अमाउंट है ना। द वेट ऑफ द प्रेसिपिटेट इज यूज्ड टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनालाइट। तो वही चीज है कि हम लोग यहाँ पे वेट करते हैं और उस वेट से हम लोग यहाँ पे एनालाइट के अमाउंट का पता लगाते हैं। अब अगर ये भी नहीं समझ में आया तो देखो अभी नहीं समझ में आ रहा होगा, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस को आप लोग को अपने थर्ड यूनिट में पढ़ना है, तो थर्ड यूनिट में हम लोग इसको बहुत डिटेल में देखेंगे। उसके बाद हम लोग अगर बात करें अपने इंस्ट्रूमेंटल मेथड को, तो सिंपल सी बात है, जैसा इसका नाम ही इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम लोग अपने कुछ इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करेंगे। अब देखिए यहाँ पे चूंकि हम लोग जो है इंस्ट्रूमेंट्स का यूज कर रहे हैं और ये हमारे कुछ एडवांस या फिर मॉडर्न मेथड्स हैं, तो ये हमारा ज्यादा बेटर होते हैं। और एक चीज समझो कि आज के दिन में हम लोग इन्हीं का यूज भी करते हैं। हालांकि आपको अपने सिलेबस में ज्यादा इनको नहीं पढ़ना है, थोड़ा सा पढ़ना है, जैसे जो हमारे इलेक्ट्रो एनालिटिकल मेथड्स हैं इनको थोड़ा बहुत पढ़ना है, लेकिन बाकी सभी चीजों को आप लोगों को नहीं पढ़ना है। लेकिन आप ये समझो कि आज के दिन में इन्हीं का हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। दीस मेथड्स यूज साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट टू डिटेक्ट एंड मेजर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस। अब इसके अंदर हमारे जैसे इसके अंदर भी हमारी बहुत अलग अलग टाइप्स आ जाते हैं, जैसे इलेक्ट्रो एनालिटिकल मेथड हो गया, स्पेक्ट्रल एनालिसिस, क्रोमेटोग्राफी, अदर टेक्निक्स। तो अगर हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रो एनालिटिकल मेथड्स की बात करें तो यहाँ पे देखो जैसा नाम से क्लियर है कि ये हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी को यूज करता है। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट के बेसिस पे हम लोग यहाँ पे पता लगाते हैं कि हमारा कितना वॉल्यूम है। तो यहाँ पे कुछ होते हैं बहुत सारे प्रिंसिपल्स के अंदर भी अप्लाई होते हैं, उसको हम लोग यहाँ पे यूनिट 5 में डिस्कस करेंगे। अभी ज्यादा डिटेल में नहीं समझते हैं वरना आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो अगर हम लोग यहाँ पे इसके अंदर कुछ कॉमन एग्जांपल की बात करें, हमारा पोटेंशियोमेट्री, कंडक्टोमेट्री, पोलैरोग्राफी, यही तीन आपके सिलेबस में दे रखे हैं, तीनों को हम लोग यहाँ पे बहुत अच्छे से देखेंगे। स्पेक्ट्रल एनालिसिस की बात करें तो स्पेक्ट्रल एनालिसिस को हम लोग यहाँ पे स्पेक्ट्रोस्कोपी के नाम से भी जानते हैं। और इसमें देखो क्या होता है, इसमें ना हम लोग यहाँ पे लाइट का यूज करके अपने प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन या फिर अमाउंट का पता लगाते हैं। जैसे यहाँ पे होता क्या है, थोड़ा सा समझना, यहाँ पे हम लोग लाइट को पास करते हैं। अब कितना लाइट यहाँ पे प्रोडक्ट ने यहाँ पे कंज्यूम करी और कितना यहाँ पे लाइट पास हुई, ठीक है, तो जितनी लाइट यहाँ पे हमारी एब्जॉर्ब हो गई, उस एब्जॉर्ब लाइट को कैलकुलेट करके हम लोग प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन का पता लगाते हैं। ये होता है हमारा स्पेक्ट्रल एनालिसिस, यानी यहाँ पे हम लोग लाइट या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की हेल्प से अपने सैंपल की एनालिसिस करते हैं। और इसको हम लोग यहाँ पे कहाँ पढ़ेंगे, 7 सेम में, ठीक है। क्रोमेटोग्राफी की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है, जैसे देखो मान लो हमारे पास एक मिक्सचर है जिसमें मान लो कि हमारा ए और बी जो है मिक्स है। अब ये इस तरीके से मिक्स है कि इनको हम लोग नॉर्मली अलग नहीं कर सकते। तो क्रोमेटोग्राफी हमारी ऐसी टेक्निक होती है जो कि यहाँ पे इन मिक्सचर्स को अलग अलग करने में अपना रोल प्ले करती है। मतलब यहाँ पे क्या होता है कि दो अलग अलग कंपोनेंट्स को हम लोग यहाँ पे कह सकते हो जो मिक्स हैं उनको अलग अलग कर सकते हैं, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे उनकी एनालिसिस भी कर सकते हैं कि उनको पहचान भी सकते हैं कि वो है कौन से। तो इट इज एन एनालिटिकल टेक्निक यूज्ड टू सेपरेट, आइडेंटिफाई एंड क्वांटिफाई कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन अ मिक्सचर। यानी कि देखिए यहाँ पे क्या होता है कि मिक्सचर में जो भी कंपोनेंट्स हैं उनको सेपरेट भी करने में, उनको आइडेंटिफाई करने में भी, उनको पता लगाने में, और उनको क्वांटिफाई मतलब कि वो कितने अमाउंट में, इन सभी चीजों में भी हमारा क्रोमेटोग्राफी अपना रोल प्ले करता है। अब इसके भी बहुत अलग अलग टाइप होते हैं। जैसे अगर आप लोग देखो तो जैसे स्पेक्ट्रोस्कोपी हमने देखा था, स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी हमारे बहुत अलग अलग टाइप है, जैसे स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, टर्बिडोमेट्री, कैलोरीमेट्री। आईआर का मतलब होता है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, एनएमआर का मतलब होता है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, यूवी का मतलब होता है अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी, एई का मतलब होता है एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, और एए का मतलब होता है एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। और वहीं पे क्रोमेटोग्राफी को अगर हम लोग देखें तो क्रोमेटोग्राफी में भी हमारे जैसे पेपर क्रोमेटोग्राफी, गैस क्रोमेटोग्राफी, प्लेनर क्रोमेटोग्राफी, टीएलसी का मतलब होता है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, एसपीएलसी मतलब हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, और एसपीटीएलसी का मतलब हाई परफॉर्मेंस थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। तो ये सारे हमारे क्रोमेटोग्राफी के टाइप्स हो जाते हैं। और अगर हम लोग यहाँ पे फाइनली बात करें अपने कुछ अदर टेक्निक्स के बारे में, तो अदर टेक्निक्स में जैसे हमारी यहाँ पे कुछ रिया और एलिसा आ जाती हैं। अब इनके बारे में ना आप लोग को 7 में पढ़ना है, ना आप लोग को सिलेबस में कहीं दे रखी है, और इनका ज्यादा यूज भी नहीं होता है। जैसे रिया और एलिसा में क्या होता है कि आप समझो कि इनका यूज ना हम लोग बेसिकली अपने जो है कुछ यहाँ पे जो हमारे
एंटीजन और एंटीबॉडीज वगैरह होती हैं। जैसे आपने सुना होगा कि हमारी कुछ एंटीजन होती है, ठीक है, एंटीजन होती है और एंटीबॉडी होती है। तो ये जो एंटीजन और एंटीबॉडी है, इनका अमाउंट पता लगाने के लिए हम लोग यहाँ पे रिया और एलिसा का यूज करते हैं। जैसे रिया में क्या होता है कि हम लोग रेडियो मतलब कि जो हमारे रेडियो एक्टिव रेस होती है उनका यूज करते हैं, और एलिसा में हम लोग यहाँ पे एंजाइम्स का यूज करके अपने एंटीजन और एंटीबॉडी की कंसंट्रेशन का पता लगाते हैं। यहाँ पे देखिए हमने अपने फर्स्ट क्वेश्चन को कंप्लीट कवर कर लिया। आई होप कि आप लोग को सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। बाकी अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन के बारे में, जो कि हमारा एक और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, हमारा मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन के ऊपर। तो यहाँ पे देखिए जो कंसंट्रेशन है, सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कंसंट्रेशन होती क्या है, और फिर हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि इसको हम लोग यहाँ पे किस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। देखो, अगर हम लोग यहाँ पे अपना सिलेबस देखें तो हमारे सिलेबस में क्या दिया हुआ है, मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन, यानी कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए कौन कौन से मेथड्स होते हैं, हमें उसके बारे में पढ़ना है। लेकिन उसके लिए हमें सबसे पहले अपने कंसंट्रेशन को तो समझना होगा, और कंसंट्रेशन को समझने के लिए हमें सबसे पहले अपने सॉल्यूशन को समझना होगा। अब देखिए, हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चों को इसके बारे में ऑलरेडी पता हो, बट फिर भी अगर आप थोड़ा सा पेशेंस के साथ देखोगे तो हो सकता है आप लोगों को कई सारी नई चीजें भी पता चले। बट स्टिल यहाँ पे सभी के लिए टाइम स्टैम्प दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे स्किप भी कर सकते हो। तो जैसे अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन हमारा सिंपली क्या होता है, एक मिक्सचर होता है। किस चीज का? जैसे मिक्सचर मतलब क्या होगा कि इसमें एक या दो या दो से ज्यादा चीजें होंगी। तो जो सॉल्यूशन होता है, ये मिक्सचर होता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट का। अभी सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या है? देखो, बहुत ही सिंपल है। जो भी हमारा कम अमाउंट में होता है उसको हम लोग यहाँ पे सॉल्यूट बोल देते हैं, और जो भी हमारा ज्यादा अमाउंट में होता है उसको हम लोग सॉल्वेंट बोल देते हैं। और ये दोनों जब आपस में मिक्स हो जाते हैं तो हमारा क्या बन जाता है? हमारा बन जाता है सॉल्यूशन। तो ये हमारा सिंपल सा सॉल्यूशन होता है। सॉल्यूशन क्या होता है? मिक्सचर। मिक्सचर किसका? सॉल्यूट और सॉल्वेंट का। सॉल्यूट क्या होता है? कम अमाउंट में। सॉल्वेंट क्या होता है? ज्यादा अमाउंट में। जैसे एग्जांपल के बात करें तो मान लो हमारा यहाँ पे पानी है, ठीक है। अब इस पानी में अगर हमने थोड़ी सी चीनी लाके मिला दी तो हमारा क्या बन जाएगा? हमारा सॉल्यूशन बन जाएगा। अब आप इसमें बताओ कि सॉल्यूट क्या होगा, सॉल्वेंट क्या होगा? इसमें आप लोग को ज्यादा अमाउंट में क्या दिख रहा है? चीनी की पानी। भाई डेफिनेटली पानी हमारा ज्यादा अमाउंट में, तो जो ज्यादा अमाउंट में वो क्या होगा? सॉल्वेंट होगा। यानी यहाँ पे वाटर क्या होगा? सॉल्वेंट का रोल प्ले करेगा। और जो शुगर है ये थोड़ा सा कम अमाउंट में है, तो यहाँ पे क्या होगा? ये हमारा सॉल्यूट की रोल प्ले करेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? शुगर हमारा सॉल्यूट हो जाएगा। तो शुगर और वाटर मिलकर हमारा सॉल्यूशन बना देंगे। अब यहाँ पे देखो, सॉल्यूशन की एक यहाँ पे प्रॉपर्टी होती है, तो जब वो प्रॉपर्टी होगी तभी हम लोग सॉल्यूशन बोलेंगे कि सॉल्यूशन हमारा क्या होता है? एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है। होमोजेनियस मिक्सचर का मतलब है कि जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट है, इनको हम लोग, हमें ये तो पता होता है कि दोनों आपस में मिक्स है, ठीक है, किस रेशियो में है, जैसे सॉल्यूट कम होगा सॉल्वेंट ज्यादा होगा। लेकिन सॉल्यूशन बनने के बाद हम जो है इन दोनों को अलग अलग नहीं देख सकते। ये इसकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। जैसे आप यहाँ पे समझो कि मान लो आप यहाँ पे नमक को पानी में मिलाते हो या फिर चीनी को पानी में मिलाते हो, तो एक टाइम के बाद क्या होता है? मिलाते मिलाते एक टाइम के बाद जो चीनी है वो पानी में इस तरीके से घुल जाती है कि आप चीनी को अलग से नहीं देख सकते हो। तो यानी कि जब हम लोग चीनी को पानी में मिलाएंगे तो वो हमारा सॉल्यूशन बन जाता है। तो उसी चीज को हम लोग सॉल्यूशन बोलेंगे। अब जैसे मान लो आप लोग यहाँ पे पानी लो और उसमें थोड़ी सी मिट्टी मिलाओ, तो क्या वो मिट्टी पानी में बिल्कुल अच्छे से घुल जाएगी? नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है। मिट्टी को हम लोग हमेशा पानी में अलग से देख सकते हैं, थोड़ी देर बाद क्या होगा? वो नीचे जाके बैठ जाएगी। लेकिन चीनी को जब आप पानी में मिलाओगे तो ऐसा नहीं होगा। चीनी पानी में इस तरीके से घुल जाएगी कि वो यहाँ पे पता ही नहीं चलेगा कि चीनी अलग से भी थी। तो यहाँ पे देखिए, सॉल्यूशन हम लोग उसी मिक्सचर को बोलेंगे जहाँ पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपस में इस तरह मिक्स हो जाए कि बाद में हम उनको अलग अलग देख ना सकें। जैसे मिट्टी और पानी को मिलाने पे सॉल्यूशन नहीं बनेगा। हम लोग इसमें ये नहीं बोल सकते भले मिट्टी कम अमाउंट में हो, भले पानी ज्यादा अमाउंट में हो, लेकिन वहां पे वो सॉल्यूशन है ही नहीं, तो वहां पे हम लोग उसको सॉल्यूट सॉल्वेंट बोल ही नहीं सकते। सॉल्यूशन हमारा होगा ही तब जब यहाँ पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपस में बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। जैसे एग्जांपल के लिए बात माना कि हमारा पानी और जो है दूध, ठीक है, दूध और पानी को आपस में मिलाओ तो क्या होता है कि हम लोग दूध और पानी को अलग अलग देख पाते हैं? नहीं, वो दोनों आपस में बिल्कुल ऐसे मिक्स हो जाते हैं कि जैसे लगता है पूरा का पूरा दूध ही है ना। तो उसको हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन बोल सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे आप एक बात बताओ, जैसे मान लीजिए ये हमारा मिल्क है, ठीक है, ये हमारा वाटर है। अब आप लोगों को दिख रहा है कि मिल्क हमारा ज्यादा अमाउंट में है, वाटर हमारा कम अमाउंट में है, और यहाँ पे दोनों को मिलाएंगे तो मिल्क वाटर का हमारा सॉल्यूशन बन जाएगा, ठीक है, जो कि बेसिकली दूध जैसा दिखेगा। लेकिन अब आप मुझे एक बात बताओ कि इसमें सॉल्वेंट क्या होगा, सॉल्यूट क्या होगा? यहाँ पे दोनों लिक्विड है, तो डेफिनेटली आपको सिंपली दिख रहा है कि वाटर हमारा कम अमाउंट में तो हमारा सॉल्यूट का रोल प्ले करेगा, ठीक है, और वहीं दूध हमारा ज्यादा अमाउंट में, मिल्क हमारा, तो ये हमारा सॉल्वेंट का रोल प्ले करेगा, है ना। ये सिंपली आप लोग को दिख रहा है। अब देखिए, इन्हीं दोनों को अगर मान लीजिए अब यहाँ पे ऐसे मिलाया जाए कि वाटर हमारा ज्यादा अमाउंट में हो जाए और मिल्क हमारा कम अमाउंट में हो जाए, देखिए अभी भी हमारा बनेगा मिल्क वाटर का सॉल्यूशन है। जैसे इस सॉल्यूशन को हम लोग क्या बनेंगे? वाटर मिल्क सॉल्यूशन, और इस वाले को भी क्या बनेंगे? वाटर मिल्क सॉल्यूशन। लेकिन अब यहाँ पे बताइए, अब यहाँ पे वाटर जो यहाँ पे सॉल्यूट था, क्या यहाँ पे अभी भी ये सॉल्यूट होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये हमारा ज्यादा अमाउंट में हो गया। तो अब यहाँ पे वाटर क्या सॉल्वेंट का रोल प्ले करने लगा। तो यहाँ पे देखो, इस चीज से नहीं मतलब है कि कंपोनेंट कौन सा है, जैसे इससे नहीं मतलब है कि कोई वाटर है तो वो हमेशा सॉल्वेंट होगा। डिपेंड करता है कि वो अमाउंट में कितना है। अगर कम अमाउंट में तभी वो सॉल्वेंट होगा, और ज्यादा अमाउंट में मतलब कम अमाउंट में तभी वो सॉल्यूट होगा। अगर ज्यादा अमाउंट में तब जाके वो सॉल्वेंट बनेगा, है ना। तो वो चीज यहाँ पे डिपेंड करती है। थोड़ा सा आई होप कि आप लोग को इस चीज को क्लियर होगा। तो देखो यहाँ पे ठीक है, हम लोग समझ गए कि हमारा सॉल्यूशन क्या होता है। हम लोगों ने देखा कि हमारा सॉल्यूट सॉल्वेंट का मिक्सचर होता है, सॉल्यूट एक से ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है, ये सारी चीजें हमने देखी। लेकिन अब आखिर हमने सॉल्यूशन को देखा क्यों और इसका कंसंट्रेशन से क्या लेना देना है? तो देखिए, बिल्कुल कंसंट्रेशन का इसी से लेना देना है। जैसे कंसंट्रेशन का मतलब ही क्या है? कंसंट्रेशन रिफर्स टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। यानी कंसंट्रेशन का मतलब ही होता है कि कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हमारा सॉल्वेंट में प्रेजेंट है। तो उसको जो हम लोग डिफाइन करते हैं ना, तो उसको डिफाइन करने की जो कह सकते हो एक मेजरमेंट करने की एक यूनिट हमारी कंसंट्रेशन होती है। जैसे कि अगर मान लीजिए हम यहाँ पे बोले कि मैंने यहाँ पे पानी लिया, ठीक है, अब पानी में मैंने चीनी मिलाया, तो चीनी मिलाया, ठीक है, तो समझ में आ रहा है कि हाँ चीनी सॉल्यूट है और पानी हमारा सॉल्वेंट है, तो ये हमारा एक सॉल्यूशन बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे कितनी चीनी मिलाई, तो कितनी चीनी मिलाई ना, वो जो अमाउंट होता है डिफाइन करने का कि अमाउंट सॉल्यूट का कितना है। देखो यहाँ पे सॉल्वेंट की बात ही नहीं हो रही, यहाँ पे सॉल्यूट यानी कि कितने चीनी हमने मिलाई, वो जो अमाउंट डिफाइन करना होता है वो हमारा होता है कंसंट्रेशन। जैसे अगर मान लीजिए मैंने ज्यादा चीनी मिलाई, तो इसका मतलब कि हमारा सॉल्यूशन जो बनेगा वो हाई कंसंट्रेशन का होगा। अब हाई कंसंट्रेशन से क्या मतलब है? क्या हमारा सॉल्वेंट की हाई कंसंट्रेशन है? भाई सॉल्वेंट तो हमारा ऑलरेडी ज्यादा होता ही है। यहाँ पे जब हम लोग हाई कंसंट्रेशन की बात करते हैं हम लोग सॉल्यूट के रेफरेंस में करते हैं, ठीक है, कि सॉल्यूट हमारा ज्यादा होगा। अब वही मान लीजिए इसी पानी में मैंने थोड़ी बहुत ही कम चीनी मिलाई, तो हम लोग क्या बोलेंगे? हम लोग इसको लो कंसंट्रेशन बोल देंगे। जैसे इसको बहुत सिंपल अगर हम लोग यूजुअल लैंग्वेज में देखें ना, तो जनरली जब भी हम लोग बोलते हैं कि हमारा जो सॉल्यूशन है, अगर हम लोग बोलते हैं कि कंसंट्रेटेड है, तो कंसंट्रेटेड का मतलब ये होता है कि उसमें हमारा जो सॉल्यूट है वो काफी ज्यादा अमाउंट में है। और वहीं पे जब हम लोग यहाँ पे टर्म यूज करते हैं डाइल्यूट, कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो डाइल्यूट है, तो डाइल्यूट बोलने का मतलब होता है कि जो हमारा
सॉल्यूट है वो बहुत ही कम अमाउंट में। जैसे अगर आप लोगों को पता हो लैब में हमारा दो टाइप के एसिड होते हैं, एक होता है कंसंट्रेटेड एसिड, एक होता है डाइल्यूट एसिड। तो भाई देखिए जो डाइल्यूट एसिड होता है ठीक है वही थोड़ा सेफ होता है, और कंसंट्रेटेड एसिड का मतलब क्या है कि एसिड यहाँ पे काफी हाई कंसंट्रेशन में, तो वहां पे वो एसिड हमारे लिए काफी जो है खतरनाक हो जाता है, उसको हमें काफी ध्यान से मैनेज करना होता है। तो यहाँ पे देखिए कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट का मतलब आई होप कि थोड़ा सा आप लोग समझ जाओगे कि कंसंट्रेटेड का मतलब कि यहाँ पे सॉल्यूट हमारा ज्यादा अमाउंट में है, और डाइल्यूट मतलब कि सॉल्यूट हमारा कम अमाउंट में है। डाइल्यूट मतलब कि लो कंसंट्रेशन, कंसंट्रेटेड मतलब कि हाई कंसंट्रेशन। अब यहाँ पे ये चीज भी चलो हम लोग समझ गए कि कंसंट्रेशन का मतलब होता है कि कितना सॉल्यूट हमारा कितने सॉल्ट में प्रेजेंट है, ठीक है अच्छी बात है। लेकिन हम लोग इसको फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में क्यों पढ़ रहे हैं? तो देखिए फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जैसे मान लीजिए कि जो भी सिरप वगैरह आप लोग पीते हो, ठीक है, जो भी मेडिकेटेड सिरप वगैरह होते हैं, तो सिरप आप लोग पीते हो किसी चीज को ठीक करने के लिए, जैसे खांसी के हमारे कफ सिरप आते हैं। तो अब देखिए भले हमें लग रहा हो कि वो सिरप हमारी पूरी की पूरी हमारी दवा होती है, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, एक्चुअल में उस सिरप के अंदर जो मेन दवा होती है, मेन दवा को हम लोग बेसिकली यहाँ पे ड्रग बोलते हैं। अब इस चीज को फार्मास्यूटिक्स में ज्यादा अच्छे से देखेंगे, तो वो जो मेन दवा होती है ना वो काफी कम अमाउंट में होती है। मतलब बेसिकली देखा जाए तो दवा हमारी काफी कम अमाउंट में होती है, वो हमारा सॉल्यूट का रोल प्ले करती है। और जो पूरा का पूरा लिक्विड हमें दिख रहा होता है वो तो हमारे यहाँ पे सॉल्वेंट होता है, जो कि हमारा या तो वाटर हो सकता है, तो अल्कोहल हो सकता है, और उसके साथ बहुत सारी चीजें और भी मिक्स होती हैं। यानी कि देखिए जब हम लोग यहाँ पे दवा वगैरह बनाते हैं तो जो दवा होता है उसका अमाउंट हम लोग यहाँ पे कंसंट्रेशन के टर्म्स में बताते हैं। और क्योंकि वो दवा हमारी क्या होती है, दवा हमारी सॉल्यूट होती है, और जो सॉल्वेंट होता है वो क्या होता है, वो हमारा वाटर वगैरह हो सकता है सिरप के केस में। इसी तरीके से हमारी मतलब आप समझिए कि जो दवाएं होती हैं उसमें जो ड्रग है वो हमारा ज्यादातर क्या होता है, सॉल्यूट का काम करती है, और उसको हम लोग यहाँ पे बाकी सॉल्वेंट के साथ मिक्स करते हैं। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे अपने कंसंट्रेशन को फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में पढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो हमारी दवाएं बनती हैं तो उसमें भी हम लोग कंसंट्रेशन को डिफाइन करते हैं कि दवा हमारी ज्यादा कंसंट्रेशन की है कि कम कंसंट्रेशन की है। अब यहाँ पे देखिए एक चीज यहाँ पे ये भी है कि हमें कंसंट्रेशन के बारे में नहीं पढ़ना है। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे अपना सिलेबस देखें तो हमें तो पढ़ना है मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन। अब ये मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन क्या है, जैसे इसको आप एग्जांपल के लिए समझो कि मान लो आप यहाँ पे बाजार में गए, ठीक है, अब आप यहाँ पे मान लीजिए दूध लेने गए, ठीक है, तो आप जब दूध लेने जाते हो तो आप लोग क्या बोलते हो कि मुझे दूध चाहिए, लेकिन कितना दूध चाहिए वो कैसे बोलते हो, तो उसको आप किसी एक मेजरमेंट यूनिट के टर्म्स बोलते हो ना। जैसे आप लोग यहाँ पे यही तो बोलते हो कि मुझे 1 लीटर दूध चाहिए, ऐसे ही तो बोलते हो। अब आपको अगर मान लीजिए कि दूध चाहिए, अब कितना दूध चाहिए उसको पता ही नहीं कि कैसे बोलेंगे, तो आप कैसे मांगोगे कि मुझे कितना दूध चाहिए? आप ये थोड़ी बोलते कि मुझे एक ग्लास दूध चाहिए, या फिर ऐसा आप बोलते हो 1 लीटर दूध चाहिए, है ना, जो कि हमारी यहाँ पे स्टैंडर्ड यूनिट होती है। जैसे मान लीजिए आप सब्जी लेने गए तो आप लोग क्या बोलते हो कि मुझे 1 किलो सब्जी चाहिए या फिर आधा किलो सब्जी चाहिए। तो वो जो आधा किलो है, 1 लीटर है, ये हमारी क्या है, ये हमारी कह सकते हो अमाउंट को एक्सप्रेस करने की यूनिट है। अब यहाँ पे देखिए अगर हम लोग अपने मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन के बारे में बात करें तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग देखेंगे कि जो भी हमारा कंसंट्रेशन होता है, ठीक है, जो कि हम लोगों ने अभी समझा, उसको हम लोग एक्सप्रेस किन किन टर्म्स में कर सकते हैं। तो देखो है होने को बहुत सारे टर्म्स हो सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा किनको डिस्कस करेंगे। देखिए हम लोग मोलैलिटी देखेंगे, मोलैलिटी, फॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी, और हम लोग परसेंटेज कंसंट्रेशन को देखेंगे। देखिए मोल फ्रैक्शन को हम लोग नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, एंड इस वीडियो का मेन पर्पज ये है कि यहाँ पे चीजों को थोड़ा सा सिंपल रखा जाए। अब एक चीज यहाँ पे समझना कि जैसे मान लो आप लोग का मोलैलिटी है, ठीक है, तो मोलैलिटी में आप लोग को लिखना क्या है। जैसे मान लो एग्जाम में आता है तो एग्जाम में आप लोग को सिर्फ इतना ही लिख के आना है, ठीक है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, अभी हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, बट आप लोग समझना थोड़ा कि हम लोग लिखेंगे इतना ही। बाकी एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे ये सारी चीजें भी आप लोग को बताई हुई हैं, लेकिन आप लोग को ये सारी चीजें नहीं लिख के आनी, थोड़ा समझना। आप लोग को लिख के सिर्फ ये वाला पोर्शन आना है यहाँ तक का, और ये सारी चीजें क्या है कि हम लोग मोलैलिटी को समझने के लिए समझ लेंगे, बाकी आप लोग को लिखना सिर्फ ये वाला पोर्शन है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपनी मोलैलिटी के बारे में। तो अगर हम लोग मोलैलिटी को सिंपली देखें तो मोलैलिटी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अब देखिए ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे, मोल्स क्या होते हैं। एक चीज समझना, हो सकता है आप लोग को स्टार्टिंग में कुछ चीजें ना समझ में आए, बट अगर आप लोग थोड़ा पेशेंस रखोगे और थोड़ा सा लास्ट तक देखोगे तो आप लोग को सारी चीजें जरूर समझ में आ जाएंगी। आप वीडियो को लास्ट तक देखो, उसके बाद कुछ ना समझ में आए तो आप मुझे बताना, बट थोड़ा सा अभी के लिए पेशेंस रखना, क्योंकि कई सारी नई चीजें आएंगी। तो अगर हम लोग सिंपली देखें तो मोलैलिटी क्या बता रहा है कि कितने नंबर ऑफ मोल्स हमारे 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। जैसे एग्जांपल के लिए समझो कि अगर मान लो कोई सॉल्यूशन है जो कि 1 मोलर है, ठीक है, तो 1 मोलर का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि 1 मोल ऑफ सॉल्यूट हमारा 1 लीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। क्योंकि देखिए इसका फॉर्मूला यहाँ पे क्या है, मोलैलिटी का फॉर्मूला है मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो अगर हम लोग यहाँ पे 1 मोल सॉल्यूट के 1 मोल को रख दें और यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो अगर हम लोग 1 लीटर सॉल्यूशन रख दें तो मोलैलिटी कितनी आ जाएगी, 1 मोलर। यानी 1 मोलर सॉल्यूशन क्या बता रहा है कि उस सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट है वो उसके 1 मोल प्रेजेंट है, और सॉल्यूशन का अमाउंट कितना होना चाहिए, 1 लीटर होना चाहिए। तो देखिए ये सारी चीजें हैं, अभी थोड़ा सा नहीं समझ में आ रही होगी, बट आप लोग वही बात है, थोड़ा पेशेंस रखना। अब इसको हम लोग यहाँ पे मोलर कंसंट्रेशन के नाम से भी जानते हैं, ये मोस्ट वाइडली यूज्ड कंसंट्रेशन यूनिट है। और देखो यहाँ पे टेंपरेचर डिपेंडेंट होती है, क्यों, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या है, इसमें सॉल्यूशन क्या वॉल्यूम ले रहे हैं, ठीक है, और वॉल्यूम यहाँ पे क्या होता है, टेंपरेचर से घटता या बढ़ता है, तो यहाँ पे टेंपरेचर डिपेंडेंट होता है। और यहाँ पे इसको हम लोग यहाँ पे कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, मोलैलिटी को कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है कि मोल्स क्या होता है। अब देखो एक चीज आप लोग समझना, जैसे जो हम लोग यहाँ पे मोलैरिटी को देख रहे हैं, तो ये मोलैरिटी क्या है, मोलैरिटी हमारा सॉल्यूशन के अमाउंट को नहीं बता रही, बल्कि ये बता रही है कि सॉल्यूट का कितना अमाउंट हमारे सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। ये चीज समझ रहे हो ना, मोलैरिटी हमारा पूरे सॉल्यूशन के अमाउंट को नहीं बता रही, बल्कि बस इतना बता रही है कि कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हमारे कितने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। तो ये जो कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है ये कौन बता रहा है, तो ये हमारा मोल बता रहा है। यानी मोल क्या होता है, अ मोल इज द एसआई यूनिट यूज्ड टू मेजर द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। यानी देखो सॉल्यूट का जो अमाउंट है, ठीक है, वो यहाँ पे कौन बता रहा है, मोल बता रहा है, लेकिन कितना सॉल्यूट कितने सॉल्यूट में प्रेजेंट है, सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, वो कौन बता रहा है, वो मोलैरिटी बता रहा है। थोड़ा सा समझना, कंफ्यूज मत होना। जैसे अगर आपसे पूछे कि सॉल्यूट कितना अमाउंट में है, ठीक है, सिर्फ सॉल्यूट का अमाउंट बताओ, तो वो क्या है, वो हमारा मोल बताया जाएगा। लेकिन कितना सॉल्यूट कितने सॉल्यूशन में, जैसे आप सॉल्यूशन के अंदर अगर आपसे पूछा जाए तो वो हमारा मोलैलिटी बताएगा। तो जैसे देखो मोल क्या होता है, मोल हमारा होता है कि कितना अमाउंट है सब्सटेंस का। जैसे नॉर्मली मान लीजिए कि आप सब्जी लेने जाते हो तो सब्जी आप बोलते हो 1 किलो सब्जी दे दो, तो उसी तरीके से जो हमारे केमिकल कंपाउंड्स होते हैं तो उनमें जो अमाउंट होता है उसको हम लोग मोल बताते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि हम लोग बोल रहे हैं कि 1 मोल है किसी भी केमिकल का, किसी भी सब्सटेंस का, तो उस 1 मोल के अंदर हमारे कितने 6.022 into 10 to the power 23 पार्टिकल होते हैं उस सब्सटेंस के। एग्जांपल के लिए आप लोग समझो कि अगर आपसे कोई बोल रहा है कि वाटर का 1 मोल है, तो 1 मोल वाटर का मतलब है कि उस 1 मोल में मतलब कि हमारे
0.022 into 10 to power 23 वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। अगर आपसे कोई बोल रहा है कि यहाँ पर 1 मोल वाटर है तो इसका मतलब उस 1 मोल वाटर में इतने अमाउंट ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट है वाटर के, ठीक है, इतने वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। और इसको हम लोग यहाँ पे स्मॉल n से डिनोट करते हैं। और यहाँ पे इसका फॉर्मुला क्या होता है, इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, तो इसका फॉर्मुला होता है गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब इसको थोड़ा समझना कि कभी भी अगर आपसे यहाँ पे मोल को डिफाइन करने को बोला गया तो मोल को डिफाइन करने के लिए यहाँ पे एक अमाउंट पहले से दिया होता है। जैसे हमेशा दिए गए अमाउंट में हम लोग मोल को डिफाइन करते हैं। जैसे एक एग्जांपल से अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो मान लीजिए आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया कि फाइंड मोलैरिटी ऑफ 80 ग्राम्स ऑफ NaOH डिसॉल्व्ड इन 4000 ml ऑफ सॉल्यूशन। अब देखिए अगर हमें मोलैरिटी निकालनी है तो हमें सबसे पहले क्या निकालना होगा, सबसे पहले हमें उस सॉल्यूट के मोल्स निकालने होंगे। अब सॉल्यूट यहाँ पे क्या है, देखो सॉल्यूट हमारा NaOH है और डिसॉल्व किसमें, हमारा 4000 ml सॉल्यूशन में डिसॉल्व है। तो यहाँ पे जो सॉल्यूट है, ठीक है, तो उसके हमें मोल्स निकालने पड़ेंगे क्योंकि देखो यहाँ पे तो 80 ग्राम दिया हुआ है ना, तो मोल्स कैसे निकालेंगे, मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो यहाँ पे देखो गिवन मास कितना है, गिवन मास है 80 ग्राम और मोलर मास क्या होता है भाई, देखो मोलर मास होता है हमारा एटॉमिक मास। जैसे एटॉमिक नंबर होता है उसी तरीके से एटॉमिक मास होता है। देखो मोलर मास, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर वेट, ये तीनों यहाँ पे सेम चीज है, अलग अलग नाम से हम लोग जानते हैं। तो मोलर मास निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे भाई, जैसे मान लीजिए हमें NaOH का मोलर मास निकालना है तो इस NaOH में जितने भी हमारे कह सकते हो एटम्स प्रेजेंट है उन सभी का हम लोग यहाँ पे जो मॉलिक्यूलर वेट है उसको यहाँ पे जोड़ देंगे तो हमारा मोलर मास निकल आएगा। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो जो सोडियम है उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 23 होता है, ठीक है, ऑक्सीजन का कितना होता है 16 और हाइड्रोजन का 1 होता है। देखिए ये सारी चीजें हमें पहले से पता होती है, थोड़ा बहुत केमिस्ट्री अगर आप लोग को पता हो तो समझ में आ रहा होगा। जैसे एक होता है एटॉमिक नंबर, एक होता है एटॉमिक वेट। तो एटॉमिक वेट इन तीनों का देखिए ये होता है, जैसे सोडियम का एटॉमिक वेट होता है 23, ऑक्सीजन का 16 होता है और हाइड्रोजन का 1 होता है। तो इन तीनों को जोड़ देंगे तो कितना आएगा 40। यानी कि देखो यहाँ पे दिया कितना हुआ है 80 ग्राम, ठीक है, तो मास गिवन हो गया 80 और डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना है हमारा निकाला हमने, तो निकल के आया कितना 40। तो हम लोग जब डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2। यानी यहाँ पे इस पार्टिकुलर क्वेश्चन में नंबर ऑफ मोल कितना निकल के आया 2 मोल। अब यहाँ पे मोलैरिटी को निकालना है तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे देखो मोल्स कितना है 2 और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है 4000 ml। तो अब आप मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पे हम लोग वॉल्यूम कितना रखेंगे, 4000 ml रखेंगे क्या भाई। हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा, मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, लीटर में रखना है। तो यहाँ पे दिया किसमें, दिया तो यहाँ पे ml में और ml को लीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 ml में कितना होता है 1 लीटर। तो 4000 ml में कितना लीटर होगा 4 लीटर। तो यहाँ पे वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4, तो 2 डिवाइडेड बाय 4 कितना आ जाएगा 0.5। यानी यहाँ पे मोलैरिटी कितनी निकल के आई 0.5। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे मोलैरिटी को फाइंड करते हैं। आई होप कि आप लोग थोड़ा समझ रहे होगे, ठीक है। मोलैरिटी मतलब क्या होता है कि कितना अमाउंट ऑफ जो है सॉल्यूट हमारे कह सकते हो हमारे सॉल्वेंट में डिसॉल्व है, तो उसको डिफाइन करने की जो यूनिट होती है वो हमारी मोलैरिटी होती है। नाउ नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करें अपने मोलैरिटी के बारे में। तो देखिए अभी हमने क्या देखा मोलैरिटी और यहाँ पे हम लोग क्या देखने वाले मोलैरिटी। वहाँ पे R था, यहाँ पे L है। अब दोनों में डिफरेंस देखिए ज्यादा नहीं होता है। जैसे वहाँ पे हमने देखा था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यहाँ भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है। बस वहाँ पे हमने क्या देखा था प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन और यहाँ पे क्या है प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। यानी देखिए दो चीजें हुई, वहाँ पे क्या था हमारा सॉल्यूशन था, यहाँ पे क्या आ गया सॉल्वेंट। वहाँ पे हमारा क्या था लीटर था, यहाँ पे क्या आ गया केजी। तो बस इतना ही डिफरेंस होता है। यानी यहाँ पे हम लोग कितने किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट में हमारा जो सॉल्यूट है वो प्रेजेंट है उसको हम लोग यहाँ पे डिफाइन करते हैं। अब इसको हम लोग यहाँ पे मोल कंसंट्रेशन के नाम से जानते हैं, उसको हम लोग क्या मोलर और इसको मोलल, ठीक है। और बाकी ये हमारी टेंपरेचर इंडिपेंडेंट यूनिट होती है। क्यों, क्योंकि देखिए यही इसका सबसे बड़ा फायदा है और इसी के लिए हम लोगों ने मोलैरिटी को यहाँ पे कह सकते हो पढ़ते भी हैं, वरना तो मोलैरिटी से हमारा काम चल जाता। एक्चुअल में ये हमारी टेंपरेचर इंडिपेंडेंट होती है क्योंकि यहाँ पे हम लोग मास के टर्म में जो है कह सकते हो अपने कंसंट्रेशन को डिफाइन करते हैं। जैसे वहाँ पे हम लोग वॉल्यूम के टर्म्स में डिफाइन कर रहे थे, तो वहाँ पे क्या होता है कि जैसे कभी कभी हमारा टेंपरेचर के केस में हमारा क्या होता है मोलैरिटी चेंज हो जाती है। लेकिन अगर हम लोग मोलैरिटी को डिफाइन करेंगे ना तो ये हमारा टेंपरेचर के साथ भी जो है चेंज नहीं होगी। अगर हमने मोलैरिटी को डिफाइन कर दिया तो यहाँ पे हमारा टेंपरेचर चाहे चेंज हो चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो, वहाँ पे मोलैरिटी हमारी चेंज कभी नहीं होगी। जबकि मोलैरिटी क्या होता है हमारी चेंज हो जाती है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे मोलैरिटी को हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं और हमने इसको इन्वेंट किया क्योंकि ये हमारी टेंपरेचर इंडिपेंडेंट यूनिट होती है। जैसे इसको भी अगर हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल के साथ देखें तो नंबर ऑफ मोल्स तो आप लोग समझ गए हो। अब मान लीजिए आप लोगों से पूछा है डिफाइन द मोलैरिटी ऑफ 40 ग्राम ऑफ NaOH डिसॉल्व्ड इन 540 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे देखिए भाई मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है गिवन मास कितना है 40 और डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो मोलर मास हमने ऑलरेडी अभी देखा NaOH का मोलर मास कितना निकल के आया था हमारा 40। तो यहाँ पे गिवन मास भी 40 है डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट भी हमारा 40 है, तो हमारा कितना आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स कितना आ जाएगा 1। अब यहाँ पे मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने 1 और डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। अब यहाँ पे देखिए मास ऑफ सॉल्वेंट पूछा गया। अब यहाँ पे दिया क्या है, दिया तो हमारा मास ऑफ सॉल्यूशन है और सॉल्यूशन का मास कितना दिया है 540 ग्राम। तो भाई देखिए ये जो 540 ग्राम दिया है सबसे पहले इसको समझना, ये हमारा क्या है सॉल्यूशन का मास है, सॉल्यूशन का। जबकि हमें रखना किसका है सॉल्वेंट का। तो सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्वेंट मतलब कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट हमारा इज इक्वल टू सॉल्यूशन होता है। तो अगर हमें सॉल्यूशन को अगर हमें मान लो सॉल्यूशन का मास दिया है और सॉल्वेंट का मास निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे भाई सिंपल सी बात है, सॉल्यूशन में से सॉल्यूट का मास माइनस कर देंगे तो हमारा सॉल्वेंट का मास निकल आएगा। तो सॉल्यूट का मास कितना है 40 और सॉल्यूशन कितना है 540, तो सॉल्वेंट का मास कितना हो जाएगा 500। सिंपल सी बात है भाई 540 में से 40 को माइनस कर देंगे तो सॉल्वेंट का मास निकल आएगा। तो सॉल्वेंट का मास कितना निकल गया है 500 ग्राम। लेकिन अभी भी देखिए ये किसमें निकल गया है 500 ग्राम में और हमें रखना किसमें केजी में। तो 500 ग्राम हमारा कितना केजी होता है भाई 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, तो 500 ग्राम में कितना 0.5 केजी हो जाएगा, हाफ केजी। तो यहाँ पे देखिए हमारा सॉल्वेंट का मास कितना हो जाएगा 0.5, तो हमारा कितना निकल जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 0.5 इक्वल टू 2। यानी कि यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन की मोलैरिटी कितनी है 2 मोलर, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ पे स्मॉल m से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे देखो अगर हम लोग बात करें नॉर्मैलिटी के बारे में तो अब यहाँ पे एक चीज आप लोग समझना, ये कंसंट्रेशन जो टर्म है ये 2 मार्क्स में कई बार पूछ लिया जाता है और ये इंपॉर्टेंट काफी ज्यादा हो जाता है। लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ पे ये मोस्ट टिपिकल यहाँ पे कंसंट्रेशन टर्म है। मतलब इसको समझने के लिए ना हमें कुछ बहुत ज्यादा डीप में जाना पड़ेगा। और यहाँ पे देखिए इस वीडियो का मेन पर्पज ये है नहीं कि हम लोग बहुत डीप में जाए, हम लोग चीजों को थोड़ा इजी तरीके से समझें, वो हमारा मेन पर्पज है। तो अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे आप लोग को करना क्या है, जो नॉर्मैलिटी है इसमें ना बस आप लोग रट लो, ठीक है। ये जो फॉर्मुला है इसको बस आप लोग याद कर लो, कुछ नहीं करना है, इसको समझने के लिए मत जाना क्योंकि इसको समझने आप लोग जाओगे तो बहुत
ज्यादा हमें डीप जाना पड़ेगा। और अगर आप लोगों को बाय द वे इंटरेस्ट है तो हमने इन सबकी ऑलरेडी सेपरेट वीडियो अपलोड कर रखी है, वहां जाके आप लोग समझ सकते हो, वहां पे हमने समझाया भी है। लेकिन इस वीडियो का पर्पस समझाना है, लेकिन उतना डीप में हम लोग नहीं जाएंगे अगर कोई बहुत कॉम्प्लेक्स चीज होगी, इसलिए इस वाले टर्म को बस आप लोग यहाँ पे याद कर लो। जैसे नॉर्मलिटी की हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे नॉर्मलिटी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अब देखो याद करना कितना सिंपल है। जैसे मोलरिटी में क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। उसी तरीके से नॉर्मलिटी में क्या है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, यानी नंबर ऑफ मोल्स की जगह आप लोग को नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट रख देना है, बस इसका फॉर्मूला बन जाएगा। इसको हम लोग यहाँ पे कैपिटल से नोट करते हैं और इसको हम लोग यहाँ पे नॉर्मल कंसंट्रेशन के नाम से भी जानते हैं। अब यहाँ पे देखिए इसको हम लोग समझ इसलिए नहीं रहे क्योंकि जो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट है इसको समझना थोड़ा सा टिपिकल है, इसलिए बस आप लोग इतना याद कर लो, इतना आप लोग के लिए काफी है। तो नाउ अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने फॉर्मेलिटी के बारे में। तो देखो बात करें हम लोग यहाँ पे फॉर्मेलिटी के बारे में, तो ये जो फॉर्मेलिटी है ना, ये बिल्कुल हमारा मोलैरिटी के जैसा ही होने वाला है। मतलब आप कह सकते हो मोलैरिटी का ही दूसरा नाम फॉर्मेलिटी होता है। बस आप ऐसे समझो कि मोलैरिटी हम लोग कैलकुलेट करते हैं नॉन आयनिक कंपाउंड्स के केस में, और फॉर्मेलिटी हम लोग निकालते हैं आयनिक कंपाउंड के केस में। मतलब अगर मान लो कोई आयनिक कंपाउंड है तो उस केस में हमें अगर मोलैरिटी बतानी है तो हम लोग मोलैरिटी नहीं बल्कि फॉर्मेलिटी बताते हैं। तो बेसिकली आप इतना समझो कि होता सब कुछ सेम है। मतलब यहाँ पे हम लोग यहाँ पे कह सकते हो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स वगैरह कैलकुलेट करेंगे, बस जो नाम होगा ना उसको हम लोग नॉर्मलिटी के मोलैरिटी के बजाय फॉर्मेलिटी बोलेंगे। अब देखो ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि जैसे मोलैरिटी क्या होती है कि मोलैरिटी हम लोग यहाँ पे किसी कंपाउंड की कैलकुलेट करते हैं। अब जैसे यहाँ पे मान लो जैसे ये आयनिक कंपाउंड है NaCl, अब जैसे ही हम लोग यहाँ पे इसको क्या होगा सॉल्यूशन में डिप करेंगे तो ये डिसोशिएट हो जाएगा। तो जब ये यहाँ पे डिसोशिएट हो गया जैसे Na+ और Cl- में, तो अब मोलैरिटी यहाँ पे कंपाउंड की रही नहीं बल्कि ये मोलैरिटी हमारी आयंस की हो जाएगी। और आयंस मतलब अब यहाँ पे Na की अपनी मोलैरिटी हो जाएगी और क्लोराइड की यहाँ पे अपनी मोलैरिटी हो जाएगी। इसीलिए इस केस में हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मेलिटी को कैलकुलेट करते हैं। और फॉर्मेलिटी हमेशा यहाँ पे अनडिसोशिएटेड कंपाउंड की कैलकुलेट करी जाती है। मतलब जो यहाँ पे नॉन आयनिक फॉर्म होता है हमारे आयनिक कंपाउंड्स का, उनकी हम लोग यहाँ पे फॉर्मेलिटी कैलकुलेट करते हैं। देखो आयनिक मतलब क्या होता है कि जो डिसोशिएट हो जाए, नॉन आयनिक का मतलब कि जो डिसोशिएट ना हो। जैसे NaCl क्या होता है, बहुत जल्दी डिसोशिएट हो जाता है, इसलिए हम लोग इसको आयनिक कंपाउंड बोलते हैं। तो इस केस में हम लोग फॉर्मेलिटी को कैलकुलेट करते हैं। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फॉर्मूला वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो अगर हम लोग मोलैरिटी से कैलकुलेट करें, कंपेयर करें, तो नीचे तो सेम ही है, नीचे वहां भी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन था, यहाँ भी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, बस वहां पे ऊपर क्या था नंबर ऑफ मोल, यहाँ पे क्या आ गया नंबर ऑफ फॉर्मूला वेट। तो ये फॉर्मूला वेट क्या चीज है, कुछ नहीं, नंबर ऑफ मोल का ही दूसरा नाम फॉर्मूला वेट यहाँ पे रख दिया गया। जैसे मोलैरिटी का दूसरा नाम फॉर्मेलिटी, उसी तरीके से नंबर ऑफ मोल्स का दूसरा नाम यहाँ पे नंबर ऑफ फॉर्मूला वेट रख दिया गया। तो इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, बिल्कुल सेम जैसे हम लोग मोलैरिटी करते थे, मोल करते थे, तो मोल को हम लोग कैसे कैलकुलेट करते थे, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। बिल्कुल सेम हम लोग यहाँ पे इसको भी कैलकुलेट करेंगे। बाकी देखो इसको हम लोग यहाँ पे F यानी कैपिटल F से डिनोट करते हैं, और इसको हम लोग यहाँ पे फॉर्मल कंसंट्रेशन के नाम से भी जानते हैं। और अगर हम लोग यहाँ पे इसको एग्जांपल से देखें तो आप लोग बहुत सिंपली समझ जाओगे। जैसे मान लो कि हमें बोला गया कि 117 ग्राम ऑफ NaCl डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, नाउ कैलकुलेट इट्स फॉर्मेलिटी। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला वेट निकालेंगे। अब फॉर्मूला वेट निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, भाई सिंपल सी बात है, वही फॉर्मूला होगा जो हमारा नंबर ऑफ मोल्स का था, मास गिवन डिवाइडेड बाय फॉर्मूला मास। अब देखो वहां पे मास गिवन डिवाइडेड बाय मोलर मास बोल देते हैं, यहाँ पे उसी चीज को फॉर्मूला मास बोल देंगे। फॉर्मूला मास क्या कोई अलग चीज है, नहीं, हमारा वही मोलर मास होता है, मॉलिक्यूलर वेट ही होता है, बस यहाँ पे हम लोग फॉर्मेलिटी के केस में उसको फॉर्मूला मास बोल देते हैं। तो यहाँ पे देखो गिवन मास कितना है 117 ग्राम, और यहाँ पे जो NaCl है इसका अगर हम लोग यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट देखें तो Na का होता है 23, Cl का होता है 35.5, यानी टोटल इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना आ जाएगा 58.5। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा 58.5। तो जब हम लोग दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2, यानी नंबर ऑफ फॉर्मूला वेट कितना निकल के आया 2। तो फॉर्मेलिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फॉर्मूला वेट जो कि 2 निकल गया, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर जो कि हमारा 1 है, तो हमारा फॉर्मेलिटी कितना आ जाएगा 2F। तो देखिए इस तरीके से हम लोग फॉर्मेलिटी को कैलकुलेट करते हैं। फॉर्मेलिटी में क्या डिफरेंस होता है, इसको हम लोग यहाँ पे आयनिक कंपाउंड के केस में कैलकुलेट करते हैं, मोलैरिटी को हम लोग यहाँ पे नॉन आयनिक कंपाउंड के केस में करते हैं, बस इतना ही डिफरेंस होता है, बाकी ज्यादा इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है। बाकी देखिए जो नंबर ऑफ फॉर्मूला वेट ऑफ सॉल्यूट है इसी को हम लोग यहाँ पे नंबर ऑफ फॉर्मोल्स भी बोल देते हैं कहीं कहीं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करें अपने परसेंटेज कंसंट्रेशन के बारे में। तो देखो ये परसेंटेज कंसंट्रेशन क्या होता है कि इसमें हम लोग यहाँ पे जो सॉल्यूट होता है उसके अमाउंट को डिफाइन करते हैं 100 पार्ट ऑफ सॉल्यूशन में। यानी देखो सबसे पहले थोड़ा एग्जांपल समझते हैं। जैसे इसके 3 टाइप होते हैं, एक होता है परसेंटेज वेट बाय वेट, जहां पे हम लोग मास की बात करते हैं। तो देखो ऊपर नीचे का क्या मतलब है, जैसे वेट बाय वेट का मतलब है कि ऊपर भी मास होगा नीचे भी मास होगा, क्योंकि देखो दोनों तरफ वेट है, ऊपर भी वेट नीचे भी वेट। एक होता है परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो देखो वॉल्यूम का मतलब क्या होता है कि ऊपर वॉल्यूम होगा नीचे भी वॉल्यूम होगा, और एक होता है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। तो इसका मतलब क्या होगा कि ऊपर हमारा देखो वेट होगा, क्योंकि देखो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम यानी ऊपर वेट होगा और नीचे वॉल्यूम होगा। अब देखो ऊपर वाला टर्म हमारा सॉल्यूट होता है, नीचे वाला सॉल्यूशन होता है। तो मान लो आप लोगों से जैसे इस वाले एग्जांपल को देखें कि वेट बाय वेट का पूछे, अगर मान लो ऐसे आपसे बोला गया कि 10%, ठीक है, एक वेट बाय वेट का सॉल्यूशन है, 10% वेट बाय वेट का सॉल्यूशन है। तो इसका मतलब क्या होगा, देखो ऊपर हमारा सॉल्यूट होता है और नीचे भी हमारा क्या होता है सॉल्यूशन होता है। तो यहाँ पे परसेंटेज कंसंट्रेशन में हमेशा हम लोग 100 पार्ट सॉल्यूशन में डिफाइन करते हैं। तो यानी कि इसमें 10% वेट बाय वेट का मतलब है कि 10 ग्राम, ठीक है, 10 ग्राम सॉल्यूट किसमें प्रेजेंट है, 100 ग्राम सॉल्यूशन में। देखो यहाँ पे हम लोग 100 की बात करेंगे हमेशा। जैसे अगर आपसे मान लो पूछा गया 5% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, जैसे मान लो आपसे दिया गया कि 5% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का कोई सॉल्यूशन है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 5 ml सॉल्यूट, 5 ml सॉल्यूट कितने ml सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, 100 ml सॉल्यूशन में। देखो हमेशा यहाँ पे 100 की बात होगी, यहाँ पे लीटर 1000 वगैरह की बात नहीं होगी, यहाँ पे हम लोग ml और ग्राम की बात करते हैं। तो अगर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है तो ml की बात होगी, अगर ग्राम है तो, अगर वेट बाय वेट है तो हमारा ग्राम की बात होगी। अब जैसे एक हमारा टर्म आ जाता है वेट बाय वॉल्यूम। अब देखो वेट बाय वॉल्यूम का मतलब क्या हो गया, ऊपर तो हमारा ग्राम होगा लेकिन नीचे हमारा ml आ जाएगा। तो ऊपर हमारा क्या होता है सॉल्यूट, जैसे मान लो आपसे बोला गया 8% वेट बाय वॉल्यूम का हमारा कोई सॉल्यूशन है, तो इसका मतलब ये है कि इसमें 8 ग्राम सॉल्यूट कितने ml, देखो अब यहाँ पे नीचे क्या होगा, 8 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट होगा 100 ml सॉल्यूशन में, क्योंकि देखो सॉल्यूशन के केस में वॉल्यूम है और हमारा सॉल्यूट के केस में वेट है। तो सॉल्यूट हम लोग रखेंगे ग्राम में और सॉल्यूशन हम लोग रखेंगे ml में, लेकिन हमेशा सॉल्यूशन को हम लोग यहाँ पे 100 रखेंगे। जैसे अगर वेट है तो 100 ग्राम और वॉल्यूम है तो 100 ml। तो ये चीज आप लोग समझ लोगे, बहुत ही सिंपल था। जैसे इसको एक एग्जांपल से अगर हम लोग यहाँ पे समझें
तो देखो अ सॉल्यूशन कंटेन 5 ग्राम ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 95 ग्राम ऑफ वाटर, फाइंड इट्स वेट बाय वेट परसेंटेज। तो देखो वेट बाय वेट परसेंट का फॉर्मूला क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो यहां पे सिंपल सी बात है, मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया है 5 ग्राम, और मास ऑफ सॉल्यूशन तो देखो यहां पे वाटर क्या है, वाटर तो एक सॉल्वेंट है ना, जब वाटर और इस सॉल्यूट को मिलाएंगे तब सॉल्यूशन बनेगा। तो वाटर का वेट कितना दिया हुआ है 95 ग्राम, और सॉल्यूशन का कितना दिया हुआ है 5 ग्राम, तो दोनों को जब हम लोग ऐड करेंगे तब सॉल्यूशन का वेट आएगा, सॉल्यूशन का मास आएगा। तो यहां पे देखो ऊपर हमारा कितना, ऊपर हमारा सॉल्यूट का मास जो कि 5 ग्राम, और नीचे हमारा सॉल्यूशन का मास जो कि क्या होगा 95 प्लस 5 यानी कि 100 ग्राम। तो 5 डिवाइडेड बाय 100 इनटू 100, क्योंकि हम लोग परसेंटेज में कैलकुलेट कर रहे हैं, तो कितना आ जाएगा, सिंपल सी बात है 100 कट जाएगा, 5% आ जाएगा। तो यहां पे देखो यही चीज ना कि अगर हम लोग यहां से देखें तो 5% वेट बाय वेट सॉल्यूशन निकला, तो 5% वेट बाय वेट सॉल्यूशन का मतलब क्या निकला कि 5 ग्राम, देखो 5 ग्राम सॉल्यूट 100 ग्राम सॉल्यूशन में डिसॉल्व है। तो यही होता है परसेंटेज कंसंट्रेशन में, क्या होता है कि ऊपर हमारा सॉल्यूट होता है, नीचे हमारा सॉल्यूशन होता है, और जो सॉल्यूशन होता है उसको हम लोग 100 पार्ट में कैलकुलेट करते हैं। जैसे सिंपल सी बात है, यहां पे मान लो 1% वेट बाय वेट है, तो 1% वेट बाय वेट का मतलब क्या है कि 1 ग्राम सॉल्यूट 100 ग्राम सॉल्यूशन में डिसॉल्व है। आई होप कि आप लोग यहां पे आप समझ गए होंगे। तो यहां पे देखिए हमने अपने सेकंड क्वेश्चन को भी कंप्लीट कवर कर लिया। बाकी अब हम लोग यहां पे बात करते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन के बारे में, जो कि हमारा यहां पे एरर्स के ऊपर आ जाता है, ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो यहां पे देखिए एरर्स के बेसिकली जो भी सोर्सेज हैं, जो भी टाइप्स हैं, और कैसे हम लोग यहां पे इसको मिनिमाइज कर सकते हैं, ये हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो इसको आप लोग यहां पे बहुत ही ध्यान से समझना, और बहुत ही सिंपल टॉपिक है, बस आप लोग थोड़ा सा ध्यान से समझना। तो देखो अगर हम लोग यहां पे बात करें अपने एरर्स के बारे में, तो एरर्स जैसे कि नाम से ही आप लोग समझ रहे हो, एरर मतलब क्या होता है कि भाई कुछ गलती हो गई, कुछ मिस्टेक हो गई। अब आप लोग यहां पे सिंपली समझना कि फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में एरर्स का क्या रोल है। जैसे मान लो हमारा एक वेइंग बैलेंस है। वेइंग बैलेंस मतलब क्या, जिसमें हम लोग यहां पे वेट मेजर करते हैं। जैसे भाई आप लोग भी कभी अपना वेट नापना होता है, ठीक है, तो एक वेटिंग मशीन होती है ना, तो उसी तरीके से फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में भी जब हम लोग यहां पे क्या होता है कि छोटे मोटे हमारे कोई सैंपल है और उनको हमें नापना है कि वो कितना ग्राम में है, कितने मिलीग्राम में है, तो एक हमारे पास वेइंग मशीन होती है। अब मान लो यहां पे हमने किसी सैंपल को मेजर किया और उसका वेट निकल गया है 5 ग्राम, ठीक है, हमने इसमें मेजर किया, लेकिन हुआ क्या कि ये जो वेइंग बैलेंस था, ठीक है, ये जो मशीन थी, इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। तो ये एक्चुअल में क्या था कि ये किसी भी चीज को 1 ग्राम ज्यादा दिखाता है। तो हमने मेजर तो किया, तो इसमें क्या निकल गया, इसमें निकल गया 5 ग्राम, लेकिन एक्चुअल में ये सैंपल कितना था, ये था 4 ग्राम ही। यानी इसी को मान लीजिए अगर हमने किसी दूसरे जो सही है, किसी सही मशीन में वेट करके जब देखा, तो यहाँ पे निकल के आया कि यार ये तो 4 ग्राम ही था। अब यहाँ पे मान लो किसी को अगर ना पता रहा हो कि ये मशीन खराब है, तो उसने क्या किया, उसने यहाँ पे मेजर किया और यहीं से मेजर करके उसने क्या किया, 5 ग्राम को मेजर कर लिया, जबकि एक्चुअल में सैंपल कितना था, सैंपल सिर्फ 4 ग्राम था, लेकिन उसको तो पता नहीं था। उसको नहीं पता था क्यों, क्योंकि इस मशीन में कुछ ना कुछ एरर थी, लेकिन उस बेचारे को नहीं पता था। तो यहाँ पे होगा क्या भाई, पता हो चाहे ना पता हो, अल्टीमेटली आप लोगों ने क्या किया, मतलब जिसने भी एनालिसिस की उसने 5 ग्राम की वजह 4 ग्राम लिया और इसी से अपनी सारी कैलकुलेशन कैलकुलेट कर ली, और एट लास्ट में क्या होगा, जो भी रिजल्ट निकल के आएगा वो आ जाएगा पूरी तरीके से गलत। क्योंकि भाई वो क्या सोच रहा है, जो एनालिस्ट है वो सोच रहा है कि वो 5 ग्राम पे सारी चीजें मेजर कर रहा है, लेकिन जो रिजल्ट निकल के आएगा वो 4 ग्राम के होगा। तो इस तरीके से क्या होगा, जो भी रिजल्ट आएगा, जो भी कैलकुलेशन होगी, वो पूरी तरीके से गलत हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए यही तो होता है एरर। अब ये जैसे ये तो एक एग्जांपल था कि यहाँ पे मशीन की वजह से एरर हुआ, और इसी तरीके से हमारे एरर बहुत सारी वजह से हो सकती है। अब जैसे मान लो जो बंदा जैसे मान लो कोई टेस्ट परफॉर्म कर रहा है, जैसे मान लो आप ही टेस्ट परफॉर्म कर रहे हो, अब आपसे पता चले कोई लापरवाही हो जाए, आपने कोई गलती कर दी, तो इस तरीके से बहुत सारे जो हमारे कह सकते हो एरर की वजह बहुत सारी हो सकती है। तो उन्हीं सारी चीजों को हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा देखने वाले हैं। जैसे अगर आप लोग क्वेश्चन को देखो तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे कि सोर्सेज मतलब एरर किन किन वजहों से हो सकती है, फिर टाइप्स एरर किस किस तरह की होती है, और मेथड्स ऑफ मिनिमाइजिंग कि अगर मान लो गलती हो भी गई है तो उसको हम लोग कैसे कम कर सकते हैं। तो इन तीनों टॉपिक को हमें देखना है। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो एरर को हम लोग सिंपली मिस्टेक से जानते हैं। एरर का मतलब होता है मिस्टेक। अब देखो भाई कोई भी हमारी फार्मास्यूटिकल एनालिसिस होती है, मतलब अगर हम यहाँ पे दवाओं की एनालिसिस कर रहे हैं तो वहां पे एक्यूरेसी बहुत जरूरी है। एक्यूरेसी का मतलब है कि चीजें सही तरीके से हो, है ना, कि हमारी जो भी ड्रग की क्वालिटी सेफ्टी और प्योरिटी है, अगर हमें उसको इंश्योर करना है, यानी हमें ये श्योर करना है कि ये सही चीजें हम लोग जो भी मेजर कर रहे हैं, मतलब हम लोग जो क्वालिटी चेक कर रहे हैं, सेफ्टी चेक कर रहे हैं, वो सही हो रही है, तो उसके लिए फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का एक्यूरेट होना बहुत जरूरी है। हालांकि क्या होता है, कभी कभी जो है हमारी बहुत सारी गलतियां भी हो जाती हैं एनालिटिकल प्रोसीजर, मतलब जब भी हम लोग एनालिसिस परफॉर्म करते हैं उस टाइम। अब एरर का मतलब सिंपली क्या होता है, एरर का सिंपली मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड द एक्चुअल वैल्यू। अब यहाँ पे इसको थोड़ा समझना, जैसे यहाँ पे अगर आप लोग इस वाले एग्जांपल में देखो तो रिजल्ट यहाँ पे कितना आया, रिजल्ट यहाँ पे आया 5 ग्राम, समझ लो, ठीक है, और यहाँ पे आना कितना चाहिए था, आना चाहिए था हमारे यहाँ पे 4 ग्राम। तो अब यहाँ पे ये समझो यहाँ पे हुआ क्या कि अगर हमें एरर कैलकुलेट करनी है तो एरर का मतलब हमारा फॉर्मूला यहाँ पे होता है स्टैंडर्ड वैल्यू माइनस ऑब्जर्व वैल्यू। तो स्टैंडर्ड वैल्यू यानी आना कितना चाहिए था, आना चाहिए था 4 ग्राम, ठीक है, आना चाहिए था 4 ग्राम, लेकिन निकल के कितना है ऑब्जर्व, यानी हमें कितना मिला, हमें मिला यहाँ पे 5 ग्राम। तो यहाँ पे जब हम लोग यहाँ पे इसको माइनस करेंगे तो एरर कितनी आएगी, -1 ग्राम की। तो -1 ग्राम से क्या मतलब है भाई, यही तो है कि यहाँ पे -1 ग्राम का मतलब है कि 5 ग्राम निकल के आया, लेकिन इसमें जब हम लोग 1 ग्राम माइनस करेंगे तो उतना हमारा एक्चुअल रिजल्ट होगा। तो यहाँ पे रिजल्ट एरर कितने की है, 1 ग्राम की है। तो यहाँ पे बेसिकली आप कह सकते हो -1 ग्राम की या फिर 1 ग्राम की है, तो आप ऐसे समझ सकते हो कि 1 ग्राम यहाँ पे जो है चीजें ज्यादा शो होंगी, जबकि होनी 1 ग्राम कम चाहिए थी। तो ये होता है। बाकी देखिए ये जो भी गलतियां होती है, जो भी एरर्स होती है, इनको समझना और इनको दूर करना हमारे लिए काफी जरूरी हो जाता है। क्योंकि देखो ये जैसे कभी कभी तो गलतियां छोटी होती हैं, लेकिन कभी कभी कुछ गलतियां इतनी बड़ी हो सकती हैं कि उससे पेशेंट की जान पे भी खतरा आ सकता है। क्योंकि देखो हम लोग दवाओं की जो टेस्टिंग कर रहे हैं उसी से हमें पता चलेगा कि दवा कितनी अच्छी है। अब पता चले टेस्टिंग ही खराब हो गई तो वहां पे तो हमें पता चल ही नहीं पाएगा कि दवा अच्छी है कि खराब है। पता चले कोई खराब दवा अगर हमारे टेस्ट की वजह से पास हो गई तो वो क्या होगा, वो सीधे तो पेशेंट के पास जाएगी और पेशेंट उसको खाएगा और यहाँ पे और बीमार हो जाएगा, या फिर हो सकता है उसकी जान पे भी खतरा आ जाए। तो एरर्स फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में एरर्स को पहचानना, उन्हें दूर करना काफी जरूरी हो जाता है। अब अगर हम लोग यहाँ पे अपने सोर्सेज ऑफ एरर्स की बात करें तो देखो सोर्सेज मतलब क्या है कि जो हमारी एरर है, ठीक है, ये किन किन वजहों से हो सकती है। तो अब इसमें हमारे 5 मेजर सोर्स आ जाते हैं और इन पांचों को हम लोग यहाँ पे एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे हमारा आ जाता है इंस्ट्रूमेंटल फैक्टर्स या फिर इंस्ट्रूमेंटल सोर्सेज कह सकते हो। अब देखो इंस्ट्रूमेंटल सोर्सेज से क्या मतलब है कि जैसे मान लो अभी जैसे हम लोगों ने जो भी एग्जांपल देखा वो सबसे बेस्ट एग्जांपल था हमारा इंस्ट्रूमेंट की वजह से आने वाली एरर का। जैसे भाई मान लीजिए आप लोग यहाँ पे कोई चीज मेजर कर रहे हो, ठीक है, मान लीजिए आपने यहाँ पे जैसे ये क्या है भाई, वेइंग बैलेंस एक इंस्ट्रूमेंट ही तो है। अब इसमें मान लीजिए आप लोग कोई मेजर कर रहे हो, अब ये वेइंग बैलेंस पता चले खराब है और इसमें आप लोग जो मेजर कर रहे हो उसी को सच मान के आगे की आप लोग यहाँ पे एनालिसिस कर रहे हो, तो यहाँ पे क्या होगा, चीजें खराब हो जाएंगी। जैसे दीज एरर कम फ्रॉम इंस्ट्रूमेंट और इक्विपमेंट और दे हैपन व्हेन इंस्ट्रूमेंट्स आर डैमेज्ड और नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली। यानी ये एरर्स कब आती हैं, जब जो भी इंस्ट्रूमेंट हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं या तो वो डैमेज्ड हो या फिर अच्छे से वर्क ना कर रहा हो। जैसे ये क्या, ये कह सकते हो डैमेज भी कह सकते हो, अच्छे से वर्क नहीं कर रहा, ये भी कह सकते हो।
जैसे कि एग्जांपल के लिए देखिए यही आता है कि वेइंग बैलेंस स्विंग रॉन्ग वेट, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो वेइंग बैलेंस है ये रॉन्ग गलत तरीके का वेट शो कर रहा है। पर्सनल सोर्सेज की बात करें तो आप देखिए जैसे जो भी बंदा यहाँ पे एनालिसिस परफॉर्म कर रहा है, जो भी पर्सन यहाँ पे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा है, अगर मान लो उसके पास स्किल ही नहीं है, अब जैसे मान लो आप लोग लैब गए, अब आपको कोई यहाँ पे टेस्टिंग परफॉर्म करनी है, ठीक है? अब पता चला आप लोगों को कुछ आता ही नहीं है, मतलब ऐसे मत लेना, बट मान लो आप लोग के अंदर वो स्किल ही नहीं है कि आप लोग उस टेस्ट को परफॉर्म कर सको, या फिर पता चले आप बहुत थके मतलब आप लोग नहीं, चलो मान लेते कोई बंदा है, ठीक है? अब वो बंदा है उसकी स्किल ही नहीं है, उसके अंदर कोई स्किल ही नहीं है, वो थका हुआ है, वो लापरवाह है, ठीक है? या फिर वो जो मान लो उसने सब कुछ परफॉर्म अच्छे से कर दिया, लेकिन अब जब उसको कैलकुलेशन करनी है तो उसने कैलकुलेशन ही गलत कर लिया, उसने ऑब्जर्वेशन गलत कर लिया, तो इन सारे केस में भी क्या होगा, हमारी जो फाइनल रिजल्ट निकल के आएगा वो गलत आ जाएगा। तो ये भी हमारा एरर हो जाएगी। तो ये एरर किस वजह से हुई? इस वजह से क्योंकि जिस बंदे ने एनालिसिस परफॉर्म करी वही गलत, उसने ही गलती कर दी। तो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे एग्जांपल के लिए मान लो कोई एनालिस्ट है, ठीक है? जो कि एनालिसिस परफॉर्म कर रहा है, तो उसने अगर जो रीडिंग है, जैसे जो रीडिंग वगैरह निकल के आती है, आपने कभी टाइट्रेशन किया हो तो टाइट्रेशन में क्या होता है, हमें रीडिंग लेनी होती है, तो वो रीडिंग अगर हमने गलत ली तो वहाँ पे भी हमारा कह सकते हो गलती हो जाएगी। फिर अगर हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट अपने मेथड सोर्सेज की बात करें तो देखो मेथड का मतलब होता है, अब जैसे जैसे कभी-कभी क्या होता है, जैसे मान लो आप लोग यहाँ पे ये हमारा सैंपल है और आप लोग यहाँ पे इसकी टेस्टिंग परफॉर्म कर रहे हो, तो इसकी टेस्टिंग ना कभी-कभी हमारे एक से ज़्यादा मेथड हो सकते हैं। जैसे कह सकते हो सकता है इसकी टेस्टिंग का एक मेथड हमारा मान लो जो है बी हो, ठीक है? मान लो एक ये मेथड है और एक मान लो ये मेथड है। तो अब यहाँ पे क्या है कि मान लो जो ये वाला मेथड है, ठीक है तो दोनों मेथड सही, लेकिन अगर देखा जाए तो कभी-कभी मान लो क्या होता है कि एक मेथड थोड़ा-सा ज़्यादा बढ़िया होता है। अब पता चले आपने थोड़ा कम बढ़िया वाला मेथड सेलेक्ट कर लिया, तो इसकी वजह से भी क्या हो सकता है, फाइनल रिजल्ट में थोड़ी बहुत यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है। तो इसकी वजह से भी हमारी फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में एरर हमें देखने को मिल सकती है, जैसे यूजिंग अ रॉन्ग टेस्ट मेथड फॉर एनालिसिस। अब उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे अपने सैंपल सोर्सेज की बात करें, तो देखिए सैंपल का मतलब क्या होता है कि जैसे अब इसको थोड़ा समझना, जैसे मान लो इंडस्ट्री में कोई दवा बनी, ठीक है? अब इंडस्ट्री में कोई दवा बनी, मान लो इंडस्ट्री में क्या होता है, जैसे एक बार में ऐसा तो है नहीं कि कोई एक टैबलेट बनती है, मान लो 1000 टैबलेट एक बार में बनी। अब हमें चेक करना है कि जो 1000 टैबलेट बनी है, ये अच्छी है कि नहीं है, मतलब इनमें कोई क्वालिटी खराब तो नहीं है। तो क्या हम लोग इन 1000 की 1000 टैबलेट को चेक करेंगे? ऐसा तो नहीं करेंगे ना भाई, इतना टाइम कौन बेकार करेगा कि हर एक टैबलेट को चेक करें। तो हम लोग क्या करते हैं कि इन 1000 में से रैंडमली कोई 10 टैबलेट सेलेक्ट कर लेते हैं। मान लेते हैं कि हमने यहाँ पे रैंडमली कोई 10 टैबलेट चुन ली। अब पता चला, देखो जैसे होने को कुछ भी हो सकता है। अब पता चला हुआ क्या कि ये जो 10 टैबलेट हमने यहाँ पे सेलेक्ट करी, ये 10 टैबलेट क्या थी? ये 10 टैबलेट वो टैबलेट थी जो कि उस 1000 में सबसे अच्छी वाली थी। मतलब मान लो इस 1000 टैबलेट में एक्चुअल में क्या था कि 900 टैबलेट बड़ी ही खराब थी, लेकिन कोई 100 टैबलेट ऐसी थी जो कि थोड़ा बहुत ठीक थी, और हमने उन 100 टैबलेट में से ही 10 टैबलेट को निकाल लिया। अब होगा क्या, जब हम लोग यहाँ पे 10 टैबलेट को टेस्ट करेंगे तो इसमें सारी चीजें अच्छी निकल के आ जाएंगी, और हमें क्या लगेगा कि अच्छा ये 10 टैबलेट अच्छी है तो ये बाकी बची टैबलेट भी अच्छी होंगी। जबकि उस 1000 टैबलेट में क्या था कि लगभग यही 10 या 100 टैबलेट ही अच्छी थी, बाकी 900 की 900 तो खराब थी। लेकिन चूंकि हम लोगों ने क्या किया, अब ये क्या हुआ, ये सैंपल हुआ। सैंपल का मतलब क्या है कि जो भी हमारा कह सकते हो पूरा जो बन के आया है, जो भी हमारा बैच, उसमें से हम लोग रैंडमली कुछ सैंपल को सिलेक्ट करते हैं और इस सैंपल को ही हम लोग यहाँ पे टेस्ट करते हैं। अब पता चला हमने सैंपल ही गलत सेलेक्ट कर लिया, मतलब जो सैंपल में हमने जो दवाएं ली, जो भी टैबलेट ली, वो तो हमने अच्छी वाली ले ली, लेकिन बाकी जो टैबलेट थी वो एक्चुअल में खराब वाली हमने छोड़ी दी। तो इसकी वजह से हमें क्या लगेगा कि टैबलेट बड़ी अच्छी है जबकि टैबलेट थी बड़ी खराब, और उसकी वजह से क्या होगा कि वो बैच यहाँ पे पास हो जाएगा और हमारी यहाँ पे एरर आ जाएगी। तो यहाँ पे देखिए ये भी हमारा जो है एरर का रीजन हो सकता है, ठीक है? और अगर हम लोग यहाँ पे फाइनली बात करें अपने एनवायरमेंटल सोर्सेज के बारे में, अब देखो एनवायरमेंटल मतलब क्या होता है कि एनवायरमेंट पे हमारा कोई कंट्रोल तो है नहीं। अब मान लो आप लोग यहाँ पे एनालिसिस परफॉर्म कर रहे हो, अब एनालिसिस परफॉर्म करते समय मान लो कि जैसे मान लो कोई टेस्ट आप लोग कर रहे हो, ठीक है? अब उस टेस्ट के लिए मान लो एक स्पेसिफिक टेंपरेचर चाहिए कि मान लो लगभग थोड़ा मान लो 15 से 20 डिग्री के आसपास टेंपरेचर चाहिए, और मान के चलो कि हो सकता है कि आसपास का टेंपरेचर आपके 25 से 30 डिग्री के आसपास हो, तो क्या होगा उस केस में भी जो हमारा टेस्ट है वो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं शो करेगा। तो उस केस में भी एरर आएगी, लेकिन उसमें आपकी थोड़ी कोई गलती ना आपकी गलती ना इंस्ट्रूमेंट की गलती। गलती यहाँ पे क्या होगा, गलती यहाँ पे एनवायरमेंट की है। तो एनवायरमेंट भाई एनवायरमेंट की क्या है गलती, एनवायरमेंट पे हमारा कोई कंट्रोल थोड़ी है। तो जैसे टेंपरेचर भी हो सकता है कम ज्यादा हो, ह्यूमिडिटी मतलब जो हमारे आसपास का एटमॉस्फेयर है उसमें मॉइस्चर कंटेंट कितना है, लाइट कभी कभी क्या होता है कि कुछ रिएक्शन हमारी अंधेरे में ज्यादा अच्छे से होती है, तो अगर आप लोग उनको लाइट में परफॉर्म करोगे तो वो भी खराब हो सकती है। फिर डस्ट और नॉइस, अब देखो डस्ट भी क्या होता है भाई, जैसे धूल मिट्टी है तो धूल मिट्टी भी कभी कभी चीजें खराब हो सकती है अगर धूल मिट्टी अननेसेसरी आगे मिल गई। और कभी कभी क्या होता है कि बहुत ज्यादा कुछ कुछ जगह पे शोर होता है, तो शोर में भी गलती हमसे जो है थोड़ी बहुत गलती हो सकती है। तो इस केस में हमारे यहाँ पे एनवायरमेंटल सोर्सेज जो है एरर का रीजन बन सकती है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने अपने सोर्सेज ऑफ एरर्स को काफी अच्छे से देखा। आई होप कि आप लोगों को चीजें समझ में आई होंगी। और अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने टाइप्स ऑफ एरर के बारे में। अब देखो टाइप्स ऑफ एरर ना बेसिकली हमारी दो टाइप की एरर हमें देखने को मिलती है, एक होती है डिटरमिनेट एरर, एक होती है इनडिटरमिनेट एरर। देखो अगर नाम से समझना चाहो तो डिटरमिनेट मतलब जिसको डिटरमाइन कर सकते हैं, मतलब आप ये समझो ये वो एरर होती है जिसका हम लोग पता लगा सकते हैं, यानी कह सकते हो इसके पीछे जो रीजन होता है वो लगभग हमें पता होता है। और इनडिटरमिनेट मतलब ये हमारी वो एरर होती है जिनको हम लोग डिटरमाइन ही नहीं कर पाते, मतलब ये हो जाती है और हमें पता भी नहीं चलता कि हुई किस वजह से। तो ये दोनों हो जाती हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे डिटरमिनेट एरर की बात करें तो इसको हम लोग सबसे पहली बात सिस्टमिक एरर के नाम से भी जानते हैं। और इसकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी क्या है कि ये हमेशा एक ही डायरेक्शन में होती है। देखो डायरेक्शन में होने का मतलब है कि अगर मान लो किसी सैंपल में मान लो आप लोगों ने कोई एनालिसिस करी और उसका रिजल्ट आना चाहिए था 10 ml, और वो क्या है, वो आ गया 11 ml। तो अब आप ये समझो कि ये जो 11 ml आया है, ठीक है, ये हमेशा यहाँ पे 10 से ज्यादा ही आएगा। मतलब आपने एक बार किया तो 11 ml आया, दूसरी बार किया तो 11.5 आ गया, तीसरी बार किया पता चले 12 आ गया, ठीक है, चौथी बार किया तो 11.6 आया। मतलब ये जो एरर है ये हमेशा यहाँ पे एक ही डायरेक्शन में होगी। अगर जो वैल्यू है वो ज्यादा आ रही है तो हमेशा ज्यादा आएगी, अगर कम आ रही है तो हमेशा कम आएगी। ऐसा नहीं है कि कभी आपने किया तो 10 की बजाय 9 आ गया, कभी आपने किया तो 10 की बजाय 11 आ गया। अगर 11 आ रहा है तो लगभग यहाँ पे 10 से ज्यादा ही आएगा, और अगर 9 आ रहा है तो 10 से कम ही आएगा। तो ये सेम डायरेक्शन में होती है, ठीक है। और इनके जो कॉज होते हैं, मतलब इनका जो रीजन होता है वो हमें जनरली पता होता है। अब देखो सिंस दे आर प्रेडिक्टेबल, यानी कि चूंकि हम लोग यहाँ पे इसको पता लगा सकते हैं। प्रेडिक्टेबल का मतलब क्या होता है, जिसके बारे में आप लोग कह सकते हो प्रेडिक्ट कर सकते हो कि अच्छा ये किस वजह से हो रहा है। तो इसी वजह से क्या होता है कि इनको दूर करना भी हमारे लिए आसान हो जाता है। हेंस दे कैन बी इजीली अवॉइडेड बाय प्री प्लानिंग एंड केयरफुल वर्किंग, यानी अगर हम लोग पहले से ही प्लान करके चीजों को करें और केयरफुली काम करें तो हम लोग यहाँ पे इनको दूर भी कर सकते हैं। अब देखो डिटरमिनेट एरर भी हमारी फर्दर जो है कुछ क्लास टाइप्स में कैटेगराइज है। तो इनको देखिए, ये जो हम लोगों ने अभी सोर्सेज लिखे थे तो वही सारे हमारे बेसिकली डिटरमिनेट एरर के कह सकते हो टाइप भी हो जाते हैं। जैसे इंस्ट्रूमेंटल एरर, तो भाई यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे वही चीज है कि अगर हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो अनकैलिब्रेटेड, देखो कैलिब्रेशन का मतलब होता है इंस्ट्रूमेंट को चेक करना कि वो सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो अगर हमने चेक ही नहीं किया तो उस चीज को हम बोलते हैं अनकैलिब्रेटेड। फॉल्टी मतलब कि गलत है, डैमेज मतलब कि वही चीज है कि सही से काम नहीं कर रहा है। तो एग्जांपल के लिए बैलेंस विद जीरो एरर,